गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड आज का हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट रंजना मैम फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर रिसोर्स पर्सन फॉर टुडे, डॉक्टर उषा मीना मैम. Okay. Good evening, everybody. Am I audible? Yes. Okay. Is the video on? Yes, video Yes, is ma'am. also. Okay. Thank you. Good evening, everybody. Honorable keynote speaker, representatives of Vishwa Yuva Kendra, and dear participants. We are here today for the session on climate change and its causes. The causes will be explained in detail by Dr. Usha Meena, who is the keynote speaker for today. Dr. Usha Meena is a professor in School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University. Previously, she was with Center for Environment Sciences and Climate Resilient Agriculture, ICAR-IARI, for 14 years. She is trained as an environmentalist with specialization in plant and crop ecology and air pollution. She was a key team member in CES-CRA, ICAR-IARI, and played important role in formulation and teaching of ecology-related courses to MSc and PhD students. She has co-authored books on ecology and environment and life sciences fundamentals, principles for graduate and postgraduate students. She is on the editorial board of international journals and regularly reviews research manuscripts. We are extremely honored to have with us Dr. Usha Meena today, and I'm sure all the participants and all of us who are connected will have a remarkable and knowledgeable journey. Thank you, ma'am, and over to you, Dr. Usha Meena. Please, ma'am. I welcome you. Thank you, Ranjana ma'am and Ajit ji, for inviting me and giving this opportunity to deliver a talk on this topic. और मेरा जो मोड रहेगा वो मिक्स रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश मोड विल बी देयर, ताकि सबको पार्टिसिपेंट्स को समझने में आसानी रहे, और जिनका कोई क्वेश्चन होगा वो बाद में लेंगे, पहले आप टॉक डिलीवर मैं कर देती हूँ। और ऑब्वियसली बीच में जब टॉक सुनते हैं तो काफ़ी क्वेरीज आती हैं, तो आप सब लोग नोट डाउन करके रख लें एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज एट द एंड। तो आज की जो टॉक है उसका टॉपिक जो मुझे दिया गया था वो था क्लाइमेट चेंज इन इट्स कॉजेस, और इसको हिंदी में अगर हम कहें तो जलवायु परिवर्तन और उसके कारण। आज के इस टॉपिक में जो चीजें मैं कवर करूंगी वो ब्रीफ में एक अर्थ के क्लाइमेट के बारे में हिस्ट्री थोड़ा ब्रीफ करूंगी, देन क्लाइमेट चेंज भी ब्रीफ में, क्योंकि मुझे पता है आपका एक इससे पहले लेक्चर हो चुका है क्लाइमेट वेदर एंड क्लाइमेट साइंस के ऊपर, बट ब्रीफ में देना जरूरी है ताकि एक रिकैप भी हो जाता है और हमारी उस आज के टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी क्लैरिटी से रहती है। एंड देन क्लाइमेट चेंज का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, एंड देन क्लाइमेट चेंज कॉजेस डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी, तो अर्थ की जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट एंड सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारा सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम के, एंड इसके अराउंड में हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी है, वीनस है, देन अर्थ है, देन मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, देन यूरेनस एंड नेपट्यून है। बट इन सब किसी भी प्लैनेट के क्लाइमेट को जो डिटरमाइन करते हैं फैक्टर, वो डिटरमाइन करते हैं उस प्लैनेट का मास क्या है, उसकी सन से कितनी दूरी है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और उसका कंपोजिशन, उसके एटमॉस्फेयर का क्या कंपोजिशन है। ये तीन फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारा डिटरमाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देखें कि व्हाई लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, इसका भी आंसर इन्हीं तीन एट्रीब्यूट्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो उससे मिलता है। आप देखो कि जो मार्स है वो बहुत छोटा है, इट्स टू स्मॉल, कि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो टू कीप अ थिक एटमॉस्फेयर वो नहीं रख सकता है।
एंड उसके एटमॉस्फेयर में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत थिन एटमॉस्फेयर है मार्स का। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 100 टाइम थिकर है मार्स के। और मार्स के जो एटमॉस्फेयर एक तो थिन है और उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी इन फ्रोजन स्टेट। ठीक है, इसके कारण जो मार्स का जो टेम्परेचर है ओनली -50 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसके कॉन्ट्रास्ट में हम कंपेयर करें वीनस का मास ऑलमोस्ट सेम है अर्थ के बराबर, बट उसका एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत थिकर है, अर्थ से भी थिकर है, एंड इट हैज अराउंड 96% कार्बन डाइऑक्साइड। और उसका टेम्परेचर एक तो सन के पास है और उसका थिकर एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स जो है 96% है, उसका जो टेम्परेचर है वो अराउंड +460 डिग्री सेल्सियस होता है। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर हम सबको पता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% अदर गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है ओनली 0.03 to 0.04% है। उसके अलावा वाटर वेपर है जो 0 to 2%। तो इस एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट के कारण जो ये हमारा कंपोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर का, अर्थ का उतना डिस्टेंस में, और अर्थ का डिस्टेंस हम सभी को पता है, इट इज 150 बिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। और उसी मास के साथ इसके कारण, इन सभी फीचर्स के कारण क्या हुआ कि ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस थी उन्होंने थर्मल एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट किया हमारे अर्थ के प्लैनेट के चारों तरफ, और उन्होंने सन से जो आने वाली एनर्जी थी उसको कुछ ट्रैप करके यहाँ का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था वो एवरेज 16 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया। अगर वो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस नहीं होता तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता। तो आप देखें तो इसमें 3 फैक्टर्स ने रोल प्ले किया। एक तो क्या, मास, हमारा अर्थ का मास अप्रोप्रिएट था, उसकी डिस्टेंस, दूरी भी अप्रोप्रिएट थी, और सिर्फ साथ हमारी गैसेस का जो कंपोजिशन था वो भी उसको एक पॉजिटिव फीडबैक देके उसने हमारे अर्थ के क्लाइमेट मतलब एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन किया, अदरवाइज वो हमारा होता -80 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट करती है ओनली अर्थ। तो इसमें क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अर्थ के क्लाइमेट। और जब हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट बनता कैसे है, एक ही आपको पिछले लेक्चर में भी बताया गया था, बट मैं फिर भी एक ब्रीफ में जो इसके मेन एट्रीब्यूट्स हैं उनको बताऊंगी कि जब सोलर रेडिएशन हमारे क्लाइमेट सिस्टम के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। हमारा एटमॉस्फेयर तो जैसे मैंने अभी बताया वो तो है ही है, उसके अलावा हाइड्रोस्फीयर, जितना भी वाटर जिन जिन बॉडीज में, वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर में आते हैं। देन जहाँ पे बर्फ जमी हुई है जिसमें कि हम कहते हैं स्नो कवर्ड एरिया, उसको कहते हैं क्रायोस्फीयर। ठीक है, तो क्रायोस्फीयर वाला एरिया के साथ इंटरेक्ट करती है सन की रेडिएशन, हाइड्रोस्फीयर के साथ इंटरेक्ट करती है, एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। देन लिथोस्फीयर, जितनी भी सॉइल, रॉक, सेडिमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है वो लिथोस्फीयर से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, ऑल बायोडाइवर्सिटी। जब इन सबके साथ इंटरेक्शन होता है सोलर रेडिएशन का, तो एक स्पेशल तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं। और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में हम क्या क्या लेते हैं कि वहाँ का सरफेस एयर टेम्परेचर कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, क्लाउड कवर कितना है, कितने घंटे का सनशाइन आवर्स है, कितनी विंड वेलोसिटी है। तो ये सारी की स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन उस जगह क्रिएट करती है जो वहाँ के वेदर को भी डिफाइन करती है और क्लाइमेट को भी। तो वेदर हम कहेंगे जब वही सारी कंडीशन डे टू डे जो वेरिएशन होता है उन सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, तो वो रिप्रेजेंट करती हैं उस जगह के वेदर को। बट वही सारी कंडीशंस का जब हम एवरेज लेते हैं ओवर अ पीरियड्स ऑफ, आप कहो तो अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में कहो तो उसमें मिनिमम पीरियड वो कहते हैं 30 ईयर्स का। तो उस ड्यूरेशन में अगर वो चीजें होती हैं तो हम उसको वो रिप्रेजेंट करती हैं उस जगह का क्लाइमेट को। और फिर ये क्लाइमेट भी जो है आप देखो उसको हम डिफरेंट, अगर हम उसको प्लैनेटरी स्केल, अगर पूरे अर्थ के प्लैनेट के स्केल पे बात करें तो हम उसको कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट। अगर हम डिफरेंट लैटिट्यूड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में है, उसी तरह से आप ऊपर चले जाएं पोल्स पे तो वहां पे हायर लैटिट्यूड्स, तो हम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, लैटिट्यूडनल क्लाइमेट, इसको लैटिट्यूडनल क्लाइमेट कहते हैं। उसके अलावा रीजनल क्लाइमेट होता है। रीजनल क्लाइमेट आप देखो अफ्रीका का क्लाइमेट अलग होगा हमारा, या फिर हम कहें हमारे इंडिया के अंदर भी हम रीजनल क्लाइमेट ऑब्जर्व करते हैं, जैसे डेजर्ट्स का क्लाइमेट विल बी डिफरेंट। उसी तरह से हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका क्लाइमेट अलग। सो दिस रिप्रेजेंट द रीजनल क्लाइमेट। उसके अलावा लोकल एंड माइक्रो क्लाइमेट भी होता है।
फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में ही अलग अलग जगह पे वी विल सी कि देयर विल बी डिफरेंट क्लाइमेट और उसको इन्फ्लुएंस करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये एक ब्रीफ में था कि हमारा जो क्लाइमेट का फॉर्मेशन किसी भी जगह का डिफरेंट स्पेशल स्केल्स पे कैसे होता है, और टेम्पोरल स्केल्स पे भी क्लाइमेट को फॉर्मेशन में डिफरेंट फैक्टर प्ले रोल करते हैं। तो अगर हम कहें क्लाइमेट को अगर आप डिफाइन करें तो क्लाइमेट रिप्रेजेंट कर रहा है इट्स एवरेज वेदर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इन टर्म्स ऑफ मीन्स एंड वेरिएबिलिटी ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी। वेदर का जो मैंने आपको बताया कि प्रेसिपिटेशन एज वेल एज टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, इन सब का एवरेज होता है। और बट इसके लिए टाइम ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं, इट विल बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच कैन रेंज फ्रॉम मंथ टू थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ईयर। आप इसको, और आज की डेट में जो आईपीसीसी और जो इंडिया मतलब जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस जो ड्यूरेशन को कंसीडर करती हैं, वो करती है 30 इयर्स के पीरियड। सो क्लासिकल पीरियड फॉर एवरेजिंग दिस वेरिएबल इज 30 ईयर। अगर हम हिस्टोरिकल अब हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट को जो टेम्पोरल स्केल जिसके ऊपर हम उसको कंसीडर करते हैं वो थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात भी करते हैं उसमें। तो जब हम इस बात की करते हैं तो तब बात आ जाती है कि हमें फिर अर्थ में क्लाइमेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हमें पता होना चाहिए। तो जब हम इस चीज की बात करते हैं तो आप सभी को पता है एक तरह का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम मंथली कैलेंडर देखते हैं ना, हमारे कैलेंडर में 30 डेट्स होती हैं, उसी तरह से इसको कहते हैं लाइफ कैलेंडर भी। इस लाइफ कैलेंडर में हर एक डे जो है, मान लो फर्स्ट डेट है, उसके 24 आवर्स रिप्रेजेंट करते हैं 150 मिलियन ईयर्स को। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेट जो 5th डे था तब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, और फर्स्ट डे पे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स। और इस तरह से आप देखो 3.4 बिलियन ईयर्स एगो जो था हमारी फर्स्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक मींस वो ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता था और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता था और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट में फुलफिल करता था। तो वो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ओरिजिनेट हुआ था 3.4 बिलियन ईयर्स से। और इस तरह से आप देखो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अर्थ पे, और इनका जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया था हमारे एटमॉस्फेरिक गैसियस कंपोजिशन को चेंज करने में। जो आप आज के जमाने जब हम आज के टाइम में जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसमें मेन रोल जो प्ले कर रहा है क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, वो एटमॉस्फेरिक गैसियस कंपोजिशन ही कर रहा है। तो जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमारे डिफरेंट एविडेंसेस को जब जांचा गया, मतलब जो हमारी परमाफ्रॉस्ट जो एरिया हमेशा आइस से कवर्ड रहते थे, उनके आइस कोर्स को निकाल के वहाँ पे जो फॉसिल रिकॉर्ड थे उन सबको जांच करके अराउंड अभी तक जो एविडेंसेस मिले हैं वो अराउंड 600 मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ एगो तक के, उस टाइम तक CO2 लेवल्स एटमॉस्फेयर में क्या रहे होंगे, कितना टेम्परेचर रहा होगा, इसका आइडिया मिला है। तो आपको देखो इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, तो 600 मिलियन ईयर्स एगो जो थे हमारे CO2 लेवल्स जो थे, यू कैन सी दे आर वेरी हाई। इट इज आप कैम्ब्रियन पीरियड में अराउंड 7000 ppm की बात है, जो आज के कॉन्टेक्स्ट से आज जब हम बात करते हैं उससे बहुत ज्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व हुई, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आए, तो वहां पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल्स तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ CO2 लेवल्स भी डाउन होने लगे। आप ये देखो कि जब जीरो यहाँ पे जो लिया गया है ये 1950 को लिया गया, सॉरी 1850 को, तो 1850 तक आते आते ये हमारे बिलो 1000 मतलब जो 328 ppm के करीब आ गया हमारा कंसंट्रेशन। उसी के साथ साथ एवरेज जो पहले अगर टेम्परेचर का प्रोफाइल भी देखो तो पहले का जो टेम्परेचर था वो +22 डिग्री सेल्सियस तक था मिलियंस। बट आप देखो कि क्लाइमेट जो है इट्स नॉट कि आज का क्लाइमेट ही पर्पस था, ये भी ओवर ए इवोल्यूशनरी पीरियड चेंज होता रहा। तो ये इंडिकेट करता है कि क्लाइमेट चेंज जो आज हम बात करते हैं एक नेचुरल प्रोसेस भी है। तो अगर ये नेचुरल प्रोसेस है तो इसको उस वक्त वो कौन से फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज के कॉजेस, नेचुरल कॉजेस क्या हैं, और उसके अलावा जो आज की डेट में ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज, और उसी को हम एक और टर्मिनोलॉजी कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। तो वो कौन सी एक्टिविटीज हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो कि क्लाइमेट चेंज का एंथ्रोपोजेनिक कारण बन रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे प्लांट्स मींस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ प्लैनेट पे ओवर ए पास्ट में, तब
तब से हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा। प्लांट्स ने कैसे एटमॉस्फेयर को चेंज किया, प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ने कैसे एटमॉस्फेयर को चेंज किया, एक तो उन्होंने बायोलॉजिकल मैटर ऐड करना शुरू कर दिया टेरेस्ट्रियल बॉडीज पे, देन उन्होंने ओशियंस का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया, वहां पे मेटल आयंस जितने भी प्रेजेंट थे उनका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया, रेस्पिरेशन एक्टिविटी भी होने लगी, यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ, जो कि हम लोग क्या है यूकैरियोट्स है, मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। देन ऑक्सीडेशन ऑफ एटमॉस्फेयर भी स्टार्ट हुआ, एटमॉस्फेयर से अमोनिया और मीथेन गैसेस रिमूव हुई। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन में भी प्लांट्स का रोल है कि जो ऑक्सीजन उन्होंने इवॉल्व की वो धीरे धीरे जाके अपर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंची और वहां पे वो कंबाइंड होके ओजोन लेयर फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण जो यूवी रेडिएशन, हार्मफुल यूवी रेडिएशन सन से आती थी, उनका ट्रोपोस्फीयर, लोअर एटमॉस्फेयर में एंट्री बंद हुई, जिसके कारण सर्वाइवल ऑफ लाइफ बढ़ा। तो आप देखें कि ओवर ए पीरियड ऑफ हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कैसे चेंज हुए, टेम्परेचर कैसे चेंज हुए, एंड दिस ग्राफ इज इंडिकेटिंग हाउ ऑक्सीजन लेवल हैज इंक्रीज्ड। तो आज की डेट में जो हमारा 21% ऑक्सीजन लेवल है, वो पहले वो सिनेरियो नहीं था, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सिनेरियो बना है। तो दिस इंडिकेट्स, और जब इन सब चीजों की जब हम बात करते हैं, सो दिस ग्राफ इंडिकेट्स कि अर्थ ने बहुत सारी एजेस देखी। हमने देखा है ना कि आइस एजेस की भी हम बात करते हैं, जो कि पेलियोसिन पीरियड में था। तो पेलियोसिन पीरियड में जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था वो माइनस में एग्जिस्ट करता था, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद आइस। एंड लेटर फिर धीरे धीरे हमारा ये अराउंड 12,000 ईयर्स एगो जो है हमारा ये शुरू हुआ, एंड आज की डेट का ये वाला एरा जो है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, देन हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, ये सारी एक्टिविटीज के कारण आज का क्लाइमेट जो हम जिसके भी क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, तो ये एस्टैब्लिश करता है कि क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं नेचुरल फैक्टर्स भी एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी। तो हमें वही पूछना है कि वो कौन से नेचुरल फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कौन से एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और आज के क्लाइमेट चेंज का कॉज बने या कारण बनते हैं। तो इसके लिए हम क्लाइमेट चेंज को जो डिफाइन करते हैं, इट इज द लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म शिफ्ट। टिपिकली लॉन्ग टर्म शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म शिफ्ट मीन्स कितने टाइम के, तो इट्स में जो हम कहते हैं डिकेड या 30 इयर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं, जिसमें प्लैनेट के वेदर पैटर्न शिफ्ट करते हैं। और ये आईपीसीसी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसकी ये डेफिनेशन है। इसी को आजकल सभी लोग यूनिवर्सली फॉलो करते हैं। सो क्लाइमेट चेंज क्या है, मैंने बताया इट्स अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन वेदर। उसमें भी वेदर में भी दो एट्रीब्यूट्स की बेसिक बात ज्यादा हो रही है, दैट इज एवरेज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न। और उसके अलावा वो दोनों चीजें, एवरेज टेम्परेचर जो इनहेंस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, वो दूसरी साइकिल ऑफ वेदर्स को कैसे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफेक्ट करते हैं, उसी को क्लाइमेट चेंज कहा जा रहा है। जो इसमें टेम्परेचर का भी रिकॉर्ड जो है, मोनोलोआ ऑब्जर्वेटरी एक है जहाँ पे कि लोगों ने ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं 1880 से। वहाँ पे वो CO2 लेवल्स भी कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो एरिया जो लोकेटेड है ये बहुत हायर एल्टीट्यूड्स पे लोकेटेड है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सोर्सेज से जो CO2 इमिट है उनके पहुंचने की गुंजाइश कम है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे बैकग्राउंड CO2 लेवल्स जो चेंज हो रहे हैं ड्यू टू एक्टिविटी, तो उस जगह पे टेम्परेचर की भी ऑब्जर्वेशन ली जाती है एज वेल एज CO2 लेवल्स की भी। तो और ये 1880 से ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करती है कि पहले से ही हमारा जो टेम्परेचर था सिंस 1960 या 1950 के बाद जो है हमारा एवरेज टेम्परेचर का वो इंक्रीज होना शुरू हो गया था, मीन्स, और हमारा प्लैनेट जो था वो गर्म होना शुरू हो गया था और क्लाइमेट जो चेंज प्रोसेस शुरू हो गया था। तो अब जब हम प्लैनेटरी स्केल पे बात करते हैं, तो हम एक और इसी के साथ टर्म इसको कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जब हम अर्थ के स्केल, मतलब होल अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं, और जो ऑब्जर्वेबल या आइडेंटिफाइबल चेंजेस हैं अर्थ के क्लाइमेट में, उसको चेंज करने के कारण दोनों हैं, नेचुरल भी हैं और मैंने बताया ह्यूमन कॉजेस भी हैं। लेकिन जब हम नेचुरल प्रोसेसेस के कारण चेंज को रेफर करते हैं, तो उस वक्त हम उसको कहते हैं क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो जो हिस्टोरिकली हमारा क्लाइमेट का इवैल्यूएशन हुआ, ये हुआ ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी। तो इसको कहते हैं क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। जो नेचुरल रीजंस के कारण जो क्लाइमेट चेंज होता है उसको कहते हैं क्लाइमेट वेरिएबिलिटी।
लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो चेंजेस फोर्स हो रहे हैं क्लाइमेट में, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ दो और टर्मिनोलॉजीज जो रेगुलरली यूज होती है, उसको कहते हैं क्लाइमेट, आप कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो आप लोग बताएंगे क्या डिफरेंस है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज में? कोई भी? अच्छा, आप लोगों को सबको शायद म्यूट किया गया होगा, सॉरी, मैं पूछ रही हूँ, कोई नहीं, बाद में पूछेंगे, मैं अपना डिस्कस करती हूँ। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग जो है, जैसे वर्ड में इंक्लूड है, ग्लोबल मीन्स हम प्लैनेट, अर्थ, होल प्लैनेट के लिए कह रहे हैं, वार्मिंग मीन्स का गर्म होना। तो ग्लोबल वार्मिंग एक कॉज है, मैंने बताया था ना, उसमें दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर ही बात हो रही है, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज पे और एक प्रेसिपिटेशन पैटर्न कैसे चेंज होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कॉज है क्लाइमेट चेंज का, और ग्लोबल वार्मिंग रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर के इंक्रीज, ठीक है। जबकि क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज रिप्रेजेंट करता है सिर्फ टेम्परेचर को ही नहीं, वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न कैसे हो रहा है, चेंज इन विंड पैटर्न कैसे हो रहा है, लेंथ ऑफ सीजन कैसे चेंज हो रही है, स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे ड्राउट, फ्लड, हरिकेन, ये कैसे चेंज हो रहा है। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है। जब भी हम क्लाइमेट चेंज टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो इट मीन उसके साथ हम टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, लेंथ ऑफ सीजन, स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट, चेंज इन विंड डायरेक्शन, इन सब की बात करेंगे। लेकिन अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे तो वो सिर्फ हम बात करेंगे क्या दर्शाने के लिए कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है। और जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो इसके लिए हम पूरे प्लैनेट के लिए कॉन्टेक्स्ट में बात, पूरे अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। जबकि हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये हम किसी लोकल स्केल के क्लाइमेट चेंज के, क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में भी कह सकते हैं, किसी रीजन के क्लाइमेट के लिए भी कह सकते हैं, किसी लैटिट्यूड के क्लाइमेट के लिए भी कह सकते हैं, और चाहे तो पूरे ग्लोबल प्लैनेट अर्थ के क्लाइमेट के लिए भी कह सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है दोनों टर्मिनोलॉजीज में। लोग इसको साथ साथ ऐसे यूज कर देते हैं, बट इसमें फर्क है कि ग्लोबल वार्मिंग हम कहाँ यूज करेंगे और क्लाइमेट चेंज टर्मिनोलॉजी हम कहाँ यूज करेंगे, इसकी क्लैरिटी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं उनका वेरा, जब भी वो सोलर रेडिएशन हमारे क्लाइमेट सिस्टम के एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करती हैं, तब वो हमारा एक स्पेसिफिक टाइप का क्लाइमेट को, उस रीजन का क्लाइमेट वहां पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। अब एटमॉस्फेयर में भी क्या है, एटमॉस्फेयर हमें पता है इट्स अ गैसियस ब्लैंकेट, मतलब इसे वहाँ पे डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है, साथ ही साथ काफी सारे पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। लेकिन अब उसमें भी क्या है, ये एटमॉस्फेयर का काम क्या करता है, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है। ब्लैंकेट की किस तरह, जो सन से रेडिएशन आ रही है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, उनको तो अपने अंदर आने देता है, क्योंकि उस वक्त जो उस रेडिएशन की एनर्जी लेवल्स हैं या उनकी जो वेवलेंथ है, उनको वो गैसेस एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो उनको तो वो आने देता है। और वो रेडिएशन जब अर्थ के ऊपर आके इंटरेक्ट करती है डिफरेंट सर्फेसेस से, फिर वहां से वो री रेडिएट बैक होती हैं, तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब वो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होती है उनका एनर्जी लेवल भी कम होता है, उनको ये जो एटमॉस्फेयर में हमारी कुछ गैसेस हैं, वो कुछ गैसेस, सारी नहीं, उनमें से कुछ गैसेस उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती हैं, और उनके एब्जॉर्प्शन से क्या होता है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो उन गैसेस को जो ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रखती हैं, उनको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करेगी, मैं बताऊंगी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बट उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और शॉर्ट में कहते हैं GHG। तो GHG जो है ये एटमॉस्फेयर में पहुंचती है नेचुरल सोर्सेज से भी और सिंथेटिक सोर्सेज से भी। नेचुरली जो सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड। सिंथेटिक सोर्सेज से जो पहुंचती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, एज वेल एज जिसको हम लोग CFCs भी कहते हैं। और CFCs का जब भी वर्ड आता है तो आपको याद आ जाता होगा कि जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन है, उसका कारण क्या है, CFCs है। यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं हमारे, तो वहां पे वो हमारे जो ओजोन लेयर है, जो हमारा प्रोटेक्शन करती है हार्मफुल UV रेडिएशन से, उसको डिप्लीट कर रहे हैं। मीन्स उसमें उसके ओजोन मॉलिक्यूल को डिग्रेड करते हैं और उस लेयर की थिकनेस को कम कर देते हैं। तो और ये जो कंपोजिशन, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनको हम लोग जो कंसेंट्रेशन इनका रिप्रेजेंट करते हैं एटमॉस्फेयर का, डिफरेंट यूनिट्स में करते हैं।
पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स में भी करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर ट्रिलियन। बिलियन, मिलियन और ट्रिलियन से आप समझो सिंपल, फॉर एग्जांपल जब मैं कह रही हूँ पार्ट्स पर बिलियन मींस अगर मैं कहूँ उस गैस का कंसंट्रेशन है 1 ppb, मींस उसका एक मॉलिक्यूल है, उस गैस का तो एक मॉलिक्यूल है, और 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, एयर में और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो 1 बिलियन है। तो आप सोचो इसका कंसंट्रेशन, अगर वही बिलियन की जगह अगर हम गैस के एयर के मॉलिक्यूल्स ले लें ट्रिलियन, तो वो 1 ppt हो जाएगा, वहीं मिलियन ले लें तो वो ppm हो जाएगा। अब उसमें भी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हर एक की कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन की अलग अलग है। कुछ गैसेस जो होती हैं वो ज्यादा उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हीट जनरेट, एटमॉस्फेयर को हीट करने की कैपेसिटी रखती हैं। कुछ गैसेस जो होती हैं वो कम हीट को एब्जॉर्ब करके कम कैपेसिटी रखती हैं। तो इस तरह से उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर हीटिंग कैपेसिटी भी अलग अलग है। तो आप देखो इसमें से जो मेन ग्रीन हाउस गैसेस जिनको सिर्फ अकाउंटिंग रेगुलर हो रही है और जिनके कारण जो क्लाइमेट चेंज को जिनको क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण माना जा रहा है, वो 3 गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा रिलेटिव इंपॉर्टेंस है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसके बाद मीथेन की, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की। सीएफसी और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन्स भी है, पर इनकी इंपॉर्टेंस रिलेटिवली लेस है क्योंकि इनका लाइफ टाइम एक तो कम होता है और उनकी हीटिंग कैपेसिटी कई बार तो कुछ सीएफसी की तो बहुत ज्यादा है। अभी मैं बताऊंगी उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारी गैसेस हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्जिबिट करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो इस पिक्चर से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सारी गैसेस जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं तो सन से आने वाली रेडिएशंस को तो नहीं एब्जॉर्ब करती, बट वही जब अर्थ की डिफरेंट सर्फेसेस जैसे बिल्डिंग से, जमीन से, पानी से या हमारी बॉडी से भी जब टकरा के वो री रेडिएट बैक होती हैं तो वो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनको तब वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और उस एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है, जो कुछ हीट रिटेन रह गई हमारे एटमॉस्फेयर में, उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, उसको कहते हैं हीटिंग। तो इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यही इफेक्ट को आप लोगों को बचपन, मतलब हम सब ने, मुझे पता है टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था कि जब कार के शीशे बंद रहते हैं तो कार गर्म हो जाती है। जब वो धूप में खड़ी हो और उसके शीशे चारों बंद हो तो कार बहुत गर्म हो जाती है, और उसको हम लोग गर्मियों में बहुत, तो वो भी एक फिनोमेना, वो एक रिप्रेजेंट करता है मॉडल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट का, कि वही क्या कर रहा है कि जो सन से रेडिएशन आ रही है, ग्लासेस आने तो देते हैं लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन ग्लासेस से पास नहीं हो पाती तो उसकी हीटिंग हो जाती है। तो वही सेम इफेक्ट हमारे पूरे अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट है उसमें होता है। और ये सारी गैसेस, फॉर एग्जांपल ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, इसमें आप अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस हैं, CO2, मीथेन, वाटर वेपर, ये आने वाली गैसेस को तो नहीं एब्जॉर्ब कर रही हैं लेकिन जो री रेडिएट बैक हो रही हैं तो उनको एब्जॉर्ब करती हैं। अब ये जब ये नॉर्मल इनका कंसंट्रेशन था, जो बैकग्राउंड कंसंट्रेशन है जिसमें हम लोग 0.03 to 0.04% CO2 है और अदर्स में मीथेन आती हैं, तो आप सोचो जब इतने लो कंसंट्रेशन में थी तब ये गैसेस हमारा एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रही है। बट जब हम ह्यूमन इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के द्वारा होने वाली विभिन्न गतिविधियों ने इन गैसेस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर दिया, और जब इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली उनकी हीट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। ये देखिए इतने ज्यादा उनके मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, और उनके कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने के कारण उनकी वार्मिंग कैपेसिटी बढ़ गई, और उस वार्मिंग कैपेसिटी के कारण ही अर्थ के सरफेस एज वेल एज ओशन सरफेस का टेम्परेचर जो था, एवरेज टेम्परेचर, वो इंक्रीज हो गया। तो इसमें इन तीनों गैसेस का रिलेटिव इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि एक तो उनका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में बहुत दिनों तक वो रहती हैं, डिग्रेड नहीं होती। दूसरा, उनकी हीट रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी अगर मान लो एक मॉलिक्यूल भी कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो वहां पे 50 से 200 साल तक रहेगा। वहीं मीथेन का अगर एक मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है वो 12 से 17 साल तक रहता है, और नाइट्रस ऑक्साइड का 120 साल तक रहता है। और ये जो गैसेस थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था अराउंड 1750 में, तो इन गैसेस का जो कंसंट्रेशन था एटमॉस्फेयर में, आप देखो CO2 का था 278 ppm, मीथेन का था 722 ppb, नाइट्रस ऑक्साइड का था 270 ppb। लेकिन आज की डेट में अभी अगर हम कहें
तो CO2 कंसंट्रेशन है 423 ppm और मीथेन का है 1845 ppb और नाइट्रस ऑक्साइड का है 328 ppb। तो आप देखो इतना ज्यादा इनका एनहेंसमेंट रेट है। और इन गैसेस की जो कैपेसिटी है हीट करने की प्लैनेट एटमॉस्फेयर को, उसको एक टर्मिनोलॉजी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है इन गैसेस की हीटिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये इसको कहेंगे कि एक इंडेक्स है। इंडेक्स है मीन्स उसकी कोई यूनिट्स नहीं होती है ना, और ये क्योंकि रिलेटिव टर्म्स में होता है। इसमें रिलेटिव किसके रिलेटिव, क्योंकि इसमें CO2 को, एक CO2 के मॉलिक्यूल्स की जो हीटिंग कैपेसिटी है उनके कंपैरिजन में अदर गैसेस की हीटिंग कैपेसिटी को कंपेयर किया जाता है, इसलिए ये यूनिटलेस है, इसको लिए हम इंडेक्स कहते हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है आप देखें, ये 20 साल के पीरियड के लिए और 100 इयर्स के पीरियड के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की हीटिंग कैपेसिटी है ओवर 100 ईयर पीरियड उसको 1 दिया गया है, इसलिए क्योंकि इसके रेफरेंस में दूसरे गैसेस की हीटिंग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसको हम लोग GWP भी कहते हैं, कैलकुलेट होता है। तो मीथेन का जो GWP है वो है 28, मीन्स जो मीथेन का एक मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 28 टाइम्स कैपेसिटी रखता है हीट को एब्जॉर्ब करने की, और साथ ही साथ टेम्परेचर को रेज करने की। वहीं नाइट्रस ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कैपेसिटी उसकी 265 टाइम्स। आप देखो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब सिंथेटिक हैं जो हमने बिल्ड, मतलब ह्यूमंस ने अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये कंपाउंड्स का सिंथेसिस किया, सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, और जिसमें कि CFC आती हैं, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं, एसीज में यूज किया जा सकता था, एरोसोल कैन स्पेस में यूज किया जाता है। आप देखो इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना ज्यादा है। सबसे ज्यादा SF6 का है, अराउंड 23,500 टाइम ये ज्यादा हीटिंग कैपेसिटी रखती है इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाई, और इन सबको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। सो दिस इज द विद रिस्पेक्ट टू, ये हमें बहुत जानकारी होना जरूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे कौन सा एटमॉस्फेयर में किन गैसेस का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, और वो किस तरह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रही हैं, कैसे टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, और उसको हम किस यूनिट्स में मेजर करते हैं, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट। अब आई जस्ट वांट टू, ये जस्ट अवेयरनेस के लिए है कि हम सभी, ये एक वेबसाइट है जो www.co2.earth, ये रेगुलरली अपडेट देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मौना लोआ में जो ऑब्जर्वेटरी है हवाई में। मैंने आपको बताया था हवाई में ये ऑब्जर्वेटरी है जो 1880 से ऑब्जर्वेशन ले रही है, वहां पे आज भी वो ऑब्जर्वेशंस कंटिन्यू है, और आज हमारे बैकग्राउंड लेवल्स कैसे चेंज हो रहे हैं CO2 का हर ईयर, हर महीने, वो उसकी हमें ऑब्जर्वेशंस वहां से मिलती हैं, रीडिंग्स की डिटेल्स। तो जून के महीने में एवरेज जो बैकग्राउंड लेवल थे CO2 के वो थे 423.68 ppm, और हमारा बैकग्राउंड कंसंट्रेशन कहाँ था, कहाँ से शुरू हुए थे हम, 298 ppm, जो कि हमारा था 1750 में। तो आप देखो आज की डेट में जो ये 423.68 ppm है, ये कंसंट्रेशन बढ़ने की जो गति है एटमॉस्फेयर में वो है 2.42 ppm पर ईयर के रेट से बढ़ रहा है, जबकि वही गति जब 1960 और 70s में थी ओनली 1 ppm पर ईयर। और ये गति ही दर्शाती है, इसने ही एस्टैब्लिश किया कि जो ये जिस गति से ये कंसंट्रेशंस बढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वो नेचुरल सोर्सेस के कारण नहीं बढ़ रहे, वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस के कारण बढ़ रहा है। इसीलिए आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी दी गई है वो ह्यूमन एक्टिविटीज को दी गई। अब ये जो कंसंट्रेशन है उसी के साथ साथ हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो +1.22 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, और इसको थर्ड वार्मेस्ट मे कहा गया सिंस 1880 तक। तो ये दोनों चीजें आप चाहें तो कभी भी इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो हम कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो थी वो तो शुरू से हो ही रही थी, क्योंकि हमने देखा प्लैनेट ऑफ अर्थ का टेम्परेचर फ्रीजिंग भी गया, फिर फ्रीजिंग आइस एज खत्म होके फिर हुआ, तो वो वार्मिंग के कारण ही तो हुआ होगा। तो ये पास्ट 2 मिलियन ईयर से एक्टिविटी चल रही थी, और वी कैन से प्लैनेट ने, लेकिन उस वार्मिंग ने अराउंड 5000 साल लिए सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने।
वो वार्मिंग अराउंड 5000 साल में सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा बढ़ा। तो नेचुरल कॉजेस का ने रोल प्ले करते हैं, पर उनकी जो जिस वे विल से इंटेंसिटी से रोल, वो इंटेंसिटी बहुत कम है। तो आज की डेट में भी नेचुरल कॉजेस अपना रोल प्ले करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, बट उसका इन्फ्लुएंस बहुत छोटा है, बहुत छोटा। और जो मॉडल ने प्रिडिक्ट की है कि अर्थ जो है आने वाली नेक्स्ट सेंचुरी में 2 से 6 डिग्री ज्यादा सेल्सियस गर्म हो जाएगी, और वो 2 से 6 डिग्री जो सेल्सियस गर्म होगी वो नेक्स्ट सेंचुरी में 20 टाइम्स रेट से फास्ट है। ये दो चीजें बहुत कंसर्न वाली बात है। एक तो पहले भी टेम्परेचर शिफ्ट हुए हैं, पर उन्होंने बहुत टाइम लिया, और जब उन्होंने बहुत टाइम लिया तो उन्होंने डिफरेंट स्पीसीज को एडेप्टेशन कैपेसिटी दी कि वो अपने आप को इवॉल्व कर पाए, एडेप्ट कर पाए। लेकिन आज की प्रिडिक्शंस हैं, ये कहती हैं कि आने वाली सेंचुरी में जो टेम्परेचर चेंज होगा वो 20 टाइम फास्टर रेट से होगा। इसके कारण क्या होगा, कई स्पीसीज, कई प्रजातियां प्रलुप्त हो जाएंगी, बहुत सारे इकोसिस्टम्स के फंक्शनिंग चेंज हो जाएंगी, और ये रेट जिस रेट से हो रहा है उसमें हम लोगों को एडेप्टेशन जो टाइम मिल रहा है कि हम उसके लिए अडेप्ट हो पाए, वो बहुत कम मिल रहा है। तो दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। इसीलिए आज की डेट में हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को, लिटरेसी की बात की जाती है। और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, मैंने आपको बताया क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी तो नेचुरल प्रोसेसेस के कारण होती है, लेकिन क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट्स की बात, जिसमें कि हम लोग कहते हैं हीट वेव्स का आना, हैवी रेन्स का आना, साइक्लोन्स का आना, फ्लड्स का आना, ड्राउट्स का आना, तो ये जो टेम्परेचर इंड्यूस जो वेदर पैटर्न्स में चेंजेस हैं, तो पहले भी ये सारे इवेंट्स होते थे, पर इनकी फ्रीक्वेंसी और इनके बीच में गैप जो था वो बहुत कम था। मीन्स वो बहुत दिनों के गैप पे आते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, वो बहुत छोटे टाइम गैप पे आ रहे हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और दूसरी उनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो दिस इज द कंसर्न। आप देखो कि ये नंबर ऑफ रिपोर्टेड नेचुरल डिजास्टर्स हैं 1900 से 20 लेकर 2020 तक में, एंड ये ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है कि उनके नंबर में कितना एनहेंसमेंट हुआ। तो आप देखो जो 2000 से 2020 के बीच में थे, इनकी नंबर ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स की एनहेंसमेंट बहुत ज्यादा है। और ये नेचुरल डिजास्टर्स क्या क्या है, हरिकेन है, ड्राउट्स हैं, फ्लड्स हैं। तो इन सब का कारण माना जा रहा है कि जो ग्लोबली हमारा वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दैट इज द मेन। अब इसके अलावा एक और डेटा ये है जो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए ही है, बिटवीन 2000 से 2020 के लिए। इसमें ये जो बार ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने कंट्रीज एक्सपोज हुए एटलीस्ट 3 या 4 तरह के क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट को। तो आप देखो 2000 से 2004 के बीच में अराउंड 10 कंट्रीज ही थे जिनका जो 3 या 4 तरह के क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट से एक्सपोज होते थे। लेकिन 2015 से 20 में आप देखो ये नंबर ऑफ कंट्रीज का नंबर बढ़ के 50 से ज्यादा हो गया है जो इस क्लाइमेटिक एक्सट्रीम वाले नेचुरल हैजार्ड को फेस कर रही हैं। और ये लाइन शो करती है कितने परसेंट कंट्रीज एक्सपोज हो चुके हैं। तो आज 60%, दुनिया के 60% देश जो हैं क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट्स को एक्सपोज हो चुके हैं। और ये क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स ही हैं जो क्लाइमेट चेंज का एक वी विल से इफेक्ट है, जिसके कारण हीट स्पेल, ड्राउट, फ्लड और स्टॉर्म है, जो इंडिकेट करता है हमारी की उसके इम्पैक्ट अलग अलग है। वो नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूंगी। तो इसको अभी यहाँ सिर्फ ये आपको इंडिकेट कर रही हूँ कि ये क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा क्लाइमेटिक एक्सट्रीम भी एक एक्टिविटी है। और ये सब हमारे जो आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि ग्लोबल एनवायरनमेंट इज चेंजिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी नाउ। ये सब अब ये एक फैक्ट बन चुका है। और इस फैक्ट के ऊपर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी मुझे लगता है हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये किन ऑर्गेनाइजेशंस का कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके कारण आज सारी दुनिया ये मान रही है कि आज हर किसी को, या आज हम भी कहें कि हम क्लाइमेट लिटरेसी का ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें कि अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ही है कि हर इंडिविजुअल को अवेयर किया जाए ताकि हर एक इंडिविजुअल भी कंट्रीब्यूट करे इस जो टेम्परेचर जिस गति से बढ़ रहा है उस गति को धीमा करने के लिए। तो इसमें जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी, फर्स्ट अराउंड 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने
एक IPCC बॉडी का स्टैब्लिशमेंट हुआ दोनों ने मिलके, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये और इससे पहले 1970 से टॉक शुरू हो गई थी, 1980 में IPCC आ गई थी, इट्स एस्टैब्लिश। और IPCC ने एक कन्वेंशन, जैसे 3 मेजर कन्वेंशंस की हम जब भी कहते हैं जो दुनिया के डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को गाइड कर रही हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC जिसको कहते हैं। इस कन्वेंशन के अंडर डिफरेंट कंट्रीज इसके भागीदार बने, फिर उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज भी, डेवलपिंग कंट्रीज भी इसके सिग्नेटरी हैं। अब उसके भागीदार होने के साथ साथ सबने ये एक तरह से सिग्नेटरी होने के साथ साथ ही हर एक कंट्री ये एक वी विल से प्रतिज्ञा लेता है कि वो अपनी तरफ से क्या क्या कंट्रीब्यूशन करेगा जिससे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की पेस है उसको स्लो किया जा सके। और UNFCCC ही जो होता है डिफरेंट असेसमेंट रिपोर्ट्स लाता है टाइम गैप्स के ऊपर, जो हमें ये बताता है कि अभी क्लाइमेट चेंज का पेस क्या है, उसकी इम्पैक्ट्स क्या है, साथ ही साथ अब ये भी बताता है कि उन इम्पैक्ट्स को हम किस तरह से 2 तरीकों से एडेप्टेशन ऑप्शन क्या क्या अडॉप्ट करके कम कर सकते हैं, या क्या मिटिगेशन मेजर्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिनसे कि इनके जो कारण हैं उन कारणों को हम कम कर सकते हैं। तो अभी तक UNFCCC जो है 6 असेसमेंट रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी हैं। उनकी जो 4th असेसमेंट रिपोर्ट थी उसके लिए उसे नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया 2007 में। इसी के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल भी डेवलप हुआ, जो कि हमें सारे देशों को जो उसके सिग्नेटरीज हैं उनको एक मार्ग दिखलाता है कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्या क्या पॉलिसी लेवल चेंजेस ला सकते हैं। और अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है जिसको हम लोग कहते हैं AR6 यानी कि 6th असेसमेंट रिपोर्ट, उसकी सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 में आई है, बट उसकी पार्ट रिपोर्ट 2021 से आना शुरू हो गई थी। और 2023 में जो रिपोर्ट आई है उसमें उसके बताया गया है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कैसे कैसे करेगा, उसके कॉजेज नए नए और जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें एडेप्टेशन ऑप्शन क्या होंगे, उसके फिजिकल बेसिस क्या है। तो कोई भी चाहे तो आप लोग उसकी एक सिंथेसिस समरी रिपोर्ट होती है जो 25 से 30 पेजेस की होती है, वो कोई भी पढ़ सकता है अगर वो डिटेल रिपोर्ट भी ना पढ़ना। अब हम जब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज कॉजेज की, तो क्लाइमेट चेंज के कॉजेज मैंने आपको बताया नेचुरल कॉजेज भी हैं, और पास्ट में सिर्फ नेचुरल कॉजेज ही काम कर रहे थे। आज के टाइम में नेचुरल तो काम कर ही रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों नेचुरल कॉजेज एज वेल एज नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज जो होते हैं वो क्लाइमेट को एक फीडबैक देते हैं। फीडबैक मीन्स फॉर एग्जांपल कि फीडबैक मीन्स धक्का देना, है ना। किसी धक्के से तो क्लाइमेट चेंज की गति कम होती है और किसी धक्के देने से वो क्लाइमेट चेंज की गति बढ़ जा रही है। तो जिस धक्के से वो क्लाइमेट चेंज की गति बढ़ जाती है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, एंड जिससे घटती है उसको कहते हैं क्लाइमेट नेगेटिव फीडबैक। तो जो क्लाइमेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक्स हैं ये दोनों तरह के नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने, ऑफसेटिंग मीन्स होता है उसको कम करना या उसके इंक्रीज को चेंज करते हैं। तो ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट जब भी हमारे आसपास, हमें उनकी जानकारी होना। अब हम नेचुरल कॉजेज की जब बात करें कि नेचुरल पास्ट में जो या एग्जिस्टिंग नेचुरल कॉजेज क्या क्या हैं, तो एक तो हमारा इसमें सन को भी एक फैक्टर माना गया है। अर्थ की जो मोशन है, अर्थ के मोशन में एक आता है कि अर्थ अपनी धुरी पे जो घूमता है वो, अर्थ जो अपनी ऑर्बिट में जो घूमता है वो, और उसका जो झुकाव है सूर्य की तरफ, टिल्ट, स्पिन, रोटेशन एंड टिल्ट, इन तीनों मोशन के कारण भी अर्थ का क्लाइमेट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। उसी के साथ वेरिएशन इन सोलर एक्टिविटी, वही सन आ गया। अर्थ से जो रिफ्लेक्टिविटी है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी है। सो ये सारे कारण जो है नेचुरल कॉज माने गए हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस, अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले। सन को जो माना गया है इसमें ये कहा गया है कि अभी हम सभी को पता है कि जो सन है एक स्टार है हमारी गैलेक्सी में, और हम उस तरह के अराउंड 100 बिलियन लाख हमारे गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स हैं। उनमें से एक स्टार है सन जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है।
और ये जो है सन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस प्ले करता है हमारे प्लैनेट के वेदर, ओशियन करंट, सीजन एंड क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, एज वेल एज हमारी प्लांट्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करनी। लेकिन अब उसमें ये कहा गया है कि जो एनर्जी आती है उस सन से वो कांस्टेंट नहीं, वो चेंज होती रहती है। और उसके साथ ही साथ जो अर्थ के साथ डिस्टेंस है सन के ऊपर वो भी इफेक्ट करता है, ये तो हम सभी को पता है। सीजनल चेंजेस जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में ऑर्बिटल मोशन के कारण इंडिया में भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमारे सीजन्स भी एक सीजनल क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दूसरा बात ये वेरिएशन जो है सन की एनर्जी में, उनमें जो आइस एजेस है उन सबको भी एक कंट्रीब्यूशन माना गया है। उसके बाद दूसरा है अर्थ के मोशन को। तो मैंने आपको बताया अर्थ के मोशन के ऊपर एक थ्योरी भी है जिसको हम लोग कहते हैं मिलानकोविच थ्योरी, जो प्रपोज हुई, जिसने एस्टैब्लिश किया कि अर्थ मोशन इज अ नेचुरल कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन क्लाइमेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड। बट ये सारे बहुत लंबे समय पे होते हैं ये सारे, और वही आज जो हो रहे हैं वो शॉर्ट टर्म, बहुत छोटे समय में जो क्लाइमेट में चेंज आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन एक्टिविटी। तो अर्थ के मोशन में आई हैव टोल्ड यू 3 तरह के होते हैं। स्पिन मोशन, दूसरा मींस वो अपनी जब धुरी पे कर रही है, दैट इज स्पिनिंग मोशन। और इस स्पिनिंग मोशन से जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके लिए जो अंतराल चाहिए वो 19 से 24,000 साल लगते हैं उस चीज के कारण क्लाइमेट चेंज होने में। हमें पता है अर्थ जो अपने एक्सेस पे टिल्टेड है, ये टिल्टिंग चेंज होती रहती है 21.5 डिग्री से लेके 24.5 डिग्री सेल्सियस से। एट प्रेजेंट जो टिल्टिंग है उसका एंगल है ऑर्बिट से लेके उसका 23.5 डिग्री सेल्सियस। और ये जब टिल्टिंग चेंज होती है नेचुरली 21 से 24 जाएगी या इन बिटवीन जब रहती है, इसमें अराउंड 41,000 साल लगते हैं। और इसके कारण होने वाले क्लाइमेट के चेंजेस में भी उतने ही साल लगते हैं। अब जो अर्थ सन के अराउंड जो मोशन लेती ऑर्बिट में मूव करती है, ये ऑर्बिट में मूव जो करती है इस ऑर्बिट का शेप भी चेंज होता रहता है। ये सर्कुलर से इलिप्टिकल हो जाता है। एट प्रेजेंट तो इलिप्टिकल चल रहा है। तो ये जब चेंज होता है इसमें अराउंड 100,000 से 413,000 ईयर्स चेंज होने में लग जाते हैं। तो ये जो मोशंस, अर्थ के मोशंस चेंजेस होते हैं, इनके कारण जो क्लाइमेट में चेंजेस है आप देख रहे हैं, उसके कारण बहुत लंबे अंतराल में क्लाइमेट में चेंज महसूस होते हैं। सो दिस इज, और जो हमारे इसमें क्या होता है, सोलर रेडिएशन जो अर्थ के ऊपर पहुंचती है उनको वो उनका पैटर्न चेंज, जिसको हम कहते हैं इंसोलेशन, चेंजेस होते हैं इंसोलेशन पैटर्न में। और वही इंसोलेशन पैटर्न्स जो होते हैं साइकिल ऑफ आइस एजेस और इंटरग्लेशियल पीरियड को ड्राइव करते हैं, और इसी को हम लोग मिलानकोविच साइकिल भी हैं। तो दिस, लेकिन ये जो स्मॉल चेंजेस हैं अर्थ के एंगल के टिल्ट में, शेप ऑफ ऑर्बिट में, ये सन, ये क्लाइमेट को चेंज करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ, आई हैव टोल्ड यू, 10,000 to 100,000 ईयर के पीरियड के ऊपर। तो आप देखें इस रीजन के कारण जो क्लाइमेट में चेंज होगा उसकी पेस बहुत स्लो होती है और एडेप्टेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। दूसरा फैक्टर है अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी। जो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा वो भी अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी का ही एक एस्पेक्ट है, लेकिन अब इसी को हम दूसरे मायनों में समझेंगे कि हमें पता है जो अर्थ से सनलाइट आ रही है उसको एटमॉस्फेयर, मतलब वो एब्जॉर्ब भी होती है और उसी का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक भी होता है। और हमें पता है जो डार्क ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सरफेसेस होती हैं, वो क्या करती है, ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। जैसे हम ब्लैक कपड़े भी पहनते हैं तो ब्लैक कलर को माना जाता है एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, और व्हाइट कलर को रिफ्लेक्टर माना जाता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि जो डार्क ऑब्जेक्ट होते हैं दे एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, लाइट कलर ऑब्जेक्ट एंड सरफेसेस दे रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट। और जनरली जो 70% ऑफ सनलाइट आ रही है अर्थ के ऊपर वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो नेचुरल चेंजेस जो हैं अर्थ की सरफेस पे, लाइक मेल्टिंग ऑफ सी आइस, जो कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करा है पास्ट में, ऑफन एक्टिंग एज अ फीडबैक टू अदर प्रोसेस ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। अच्छा, अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी और एब्जॉर्प्शन आज के कॉन्टेक्स्ट में ये नेचुरल प्रोसेस के साथ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी बन गया। कैसे? क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन, बहुत ज्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, और हमारे जो सर्फेसेस हैं, कॉन्क्रीट सर्फेसेस, कॉन्क्रीटाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, इट इज वेरी हाई। नेचुरल जो सॉइल है वो
इट्स एब्जॉर्बर भी है, रिफ्लेक्टर भी है। उस कॉन्क्रेटाइजेशन से क्या हो रहा है, हमारा अर्थ में हीट आइलैंड इम्पैक्ट डेवलप हो रहा है कि जो अर्बन सेंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं और वो ज्यादा वार्मर होते हैं एज कंपेयर टू वेजिटेटेड एरिया। तो इसके कारण भी जो लोकल वार्मिंग या कूलिंग है अर्थ सरफेस की, ये हो रही है हमारी रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के, एग्रीकल्चर या डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी, ये हमारे लोकल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। तो नाउअडेज जो रिफ्लेक्टिविटी या एब्जॉर्प्शन ऑफ सन एनर्जी है, ये फैक्टर है नेचुरल कॉज एज प्लस एंथ्रोपोजेनिक कॉज। मींस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी तो डिफरेंट टाइप की सर्फेसेस क्रिएट कर रही है और उन सर्फेसेस का जो नेचुरल प्रोसेस था एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन को, उसको अफेक्ट कर रही है। तो इस तरह से हम इसमें कॉम्बिनेशन है दोनों प्रोसेस, नेचुरल कॉज का प्लस एंथ्रोपोजेनिक कॉज। दूसरा एक नेचुरल कॉज है वोल्केनिक एक्टिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी इरप्शंस ना, ज्वालामुखी का फटना। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो वो अपने साथ ही बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में डिफरेंट गैसेस को रिलीज करता है और पार्टिकुलेट मैटर को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। तो जब ये पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में इमिट होती हैं गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी लार्ज क्वांटिटी में इमिट करता है, तो ये वही सनलाइट को एब्सॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन पैटर्न को चेंज करते हैं एटमॉस्फेयर में, और उस तरह से वो क्लाइमेट चेंज को कॉजियल फैक्टर बनते हैं। तो ये तो हमारे हो गए नेचुरल कॉजेज। एंथ्रोपोजेनिक नेचुरल कॉजेज में हमारा क्या हो गया, अर्थ का मोशन हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, अर्थ की सर्फेसेस की रिफ्लेक्टिविटी एंड एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी हो गई, और सन से आने वाली एनर्जी हो गई। अब हमारी मेन, जिसके जो आज की डेट में जिसको मेन कॉज माना जा रहा है क्लैरिटी के साथ, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं जो क्लाइमेट चेंज के, उनकी समझ होना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें इनकी समझ होगी तब हम इंडिविजुअल लेवल पे भी शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। जितने भी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं वो सारे कॉजेज क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में उन ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले वो ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटी, पावर जनरेशन एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, हमारा फूड कंजम्पशन पैटर्न, आप सरप्राइज होंगे बट वो भी मैं आपको बताऊंगी, और वेस्ट जनरेशन पैटर्न। ये सारे एक्टिविटीज हैं जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं जो की डायरेक्ट कॉज है क्लाइमेट चेंज। अब इसमें से भी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में भी जो मैंने आपको बताया, डिफरेंट तरह की 3 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस को ही कंसीडर किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, एंड अदर्स में हमारे CFC, वाटर वेपर, वो सब आते हैं, ओजोन वगैरह। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर 76% कंट्रीब्यूशन। मींस हमारी एक्टिविटीज से भी जो सबसे ज्यादा इमिट हो रही है, कौन सी गैस हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। बस अराउंड उसमें जो टोटल 100% में 76% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, 16% मीथेन है, 7% नाइट्रस ऑक्साइड है, अदर्स इज 1% होंगे। इसीलिए जो हमारे CFCs या SF6 हैं, वो उनका GWP बहुत हाई है, पर उनका परसेंट कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इसलिए उनको उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस कम थी एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं आपको एक थोड़ा सा पिक्टोरियल एक बताऊंगी कि कैसे ये चीजें स्टार्ट हुई, तो आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज ने अपनी एक्टिविटीज के द्वारा इन गैसेस के कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में इनहेंस किया। अब ये एक नॉर्मल बैकग्राउंड सिनेरियो था। आप देखिए इस पिक्चर में मैं ग्लोबल कार्बन बजट का बता रही हूँ। मींस कार्बन डाइऑक्साइड से आप समझ लें कि एटमॉस्फेयर में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था, एटमॉस्फेयर में अराउंड 750 गीगा टन ऑफ कार्बन था। ठीक है, सॉरी जस्ट अ मिनट। और उसके अलावा लैंड पे प्लांट्स में ह्यूमन बींग्स, जिसको हम लैंड बायोटा कहते हैं, उसमें 700 गीगा टन ऑफ कार्बन था। उसके अलावा जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स के रिजर्व थे, कोल, ऑयल, गैस, उसमें 10,000 गीगा टन ऑफ कार्बन था। सॉइल भी जो एक मेजर रिजर्वर थी, उसमें 1500 के करीब गीगा टन कार्बन था, और ओशन में अराउंड 40,000 गीगा टन कार्बन। ये था प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन सिनेरियो। और आप इसको समझ लें 750 रिप्रेजेंटिंग 1 ब्रिक ऑफ
ठीक है, अगर हम ब्रिक्स से इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो आप इस पिक्चर से सोचें, एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक ब्रिक थी, लैंड बायोडा में एक ब्रिक थी, ओशियन में बहुत सारी ब्रिक्स थी, उसके बाद फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स में थी, उसके बाद सॉइल में 2 ब्रिक्स थी। लेकिन जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया तो हमने क्या करा, सबसे पहले कोल का यूज करना शुरू करा, है ना। नहीं, सबसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी हमने क्या करा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू करी, है ना। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए हमने क्या करना शुरू किया, फॉरेस्ट को कट करना, डिफॉरेस्टेशन किया और एग्रीकल्चर लैंड डेवलप करने स्टार्ट किए। तो उस प्रोसेस से हमने डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी से, डिफॉरेस्टेशन में प्लांट्स क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं और अपनी बॉडी में फिक्स करते हैं और उससे ही फूड प्रोड्यूस होता है डिफरेंट टाइप के प्लांट का। तो वहां पे कार्बन प्लांट्स क्या थे, दे आर सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हमने प्लांट्स को काटा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, सिंक कैपेसिटी हमने कम कर दी। साथ ही साथ जब हमने सॉइल के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी तो सॉइल की टीलेज एक्टिविटी शुरू कर दी, तो सॉइल में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ऑक्सीडाइज होकर एटमॉस्फेयर में आना शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो हमारा इसका इन्फ्लुएंस हुआ और इसके कारण जो था हमने अराउंड 1.6 गीगा टन ऑफ कार्बन जो था वो ऐड करने लगे एनुअली एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमने कोल, ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स रिजर्वर्स का यूज करना शुरू कर दिया। इसके कारण हम अराउंड 5.5 गीगा टन कार्बन पर ईयर एक्स्ट्रा ऐड करने लगे एटमॉस्फेयर में। और ओशन जो है ये सिंक है, ओशन क्या करता है, जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब करता है और इसी के कारण क्या हो रहा है, उसका जो CO2 एब्जॉर्प्शन के कारण उसके अंदर जो कोरल रीफ्स हैं वो उनकी ब्लीचिंग हो रही है, साथ ही साथ उसका pH लेवल चेंज हो रहा है ओशियन का, साथ ही साथ सी लेवल राइज हो रहा है। वो इसका इम्पैक्ट है और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी, लेकिन अभी यहाँ बताना जरूरी है। तो इसका नेट इम्पैक्ट क्या हुआ कि हम हर साल अराउंड 1.5 ppm पर ईयर से रेट से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना शुरू हो गया था। लेकिन आज की रेट में मैंने आपको बताया था इट इज अराउंड 2.6 ppm पर ईयर एक्सट्रीम, मतलब हमने और एक्टिविटीज एनहांस कर दी। तो ये एक्टिविटीज में कहें तो अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो फॉसिल फ्यूल यूज जहां होता है, एनर्जी यूज या पावर जनरेशन यूज इंडस्ट्री जो होती है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है GHG एमिशन, दैट इज 73.2। उसके अलावा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर हम कोई भी लैंड यूज चेंज कर रहे हैं इनसे प्रोसेस से, वो 18.4% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस 5.2% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वेस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है 3.2%। इसी के आप सब सेक्टर में भी जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो हो रहा है वो 16.2% कर रहा है। ट्रांसपोर्ट में भी रोड सेक्टर सबसे ज्यादा, ये में इसमें क्यों, क्योंकि जो डीजल या पेट्रोल पे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर चलता है, या जहां वो इंडस्ट्री जहां उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो पावर सोर्स जो होता है उनका वो थर्मल पावर प्लांट से ही आता है। तो इस तरह से ये सेक्टर भी इनडायरेक्टली इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्डिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग एज वेल एज कमर्शियल बिल्डिंग भी कंट्रीब्यूट कर रही है। इंडस्ट्रियल एनर्जी में हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रहा है 7.2%। हमारा नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्री, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एग्रीकल्चर एंड फिशिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है। फ्यूगिटिव इमिशंस फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्टिविटी, कोल और ऑयल एंड नेचुरल गैस भी इमिट कर रहे हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखो लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर अभी आएंगे कि इंडिया, हमें पता है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन है, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो लाइफ स्टॉक जो होते हैं वो अपने फर्मेंटेशन जब डाइजेस्ट करते हैं वो ग्रासेस के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, और वो जब वो डाइजेस्ट करते हैं तो उनके डाइजेशन प्रोसेस के दौरान मीथेन का इमिशन होता है और उनकी जो मैन्योर होती है, एक्सक्रीटा जिसको हम लोग मैन्योर कहते हैं, उसके थ्रू भी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन होता है। तो लाइफ स्टाइल मैन्योर है। एग्रीकल्चर सॉइल्स कंट्री करती है। क्रॉप बर्निंग, जो क्रॉप रेजिड्यू जो आप लोगों ने देखा होगा, पराली जो जलती है, पराली इट्स ए फॉर्म, एक टाइप का क्रॉप रेजिड्यू बर्न है। इसी तरह से शुगर केन का रेजिड्यू भी बर्न होता है। कई जगह लोग डिफरेंट टाइप के क्रॉप का जो रेजिड्यू होता है उसकी बर्निंग को, वो भी 3.5%। फॉरेस्ट फायर्स जो हो रही है, फॉरेस्ट फायर 2.2% है। क्रॉप लैंड जो होती है, क्रॉपिंग एक्टिविटी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण होता है। राइस कल्टीवेशन के कारण भी होता है 1.3%, एंड ग्रासलैंड से नेचुरली इमिट होता है 0.1%। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो कि हमारा GHG, तो ये सारे सेक्टर्स क्या कर, ये एंथ्रोपोजेनिक हो गए ना, क्योंकि लोग ह्यूमंस इन सेक्टर्स को ऑपरेट कर रहे हैं फॉर देयर ओन वेलफेयर, बट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्टर्स दे आर इमिटिंग दिस GHGs इनटू द एटमॉस्फेयर।
अब एनर्जी सेक्टर में जो है, आप देखो जो गैसेस रिलीज होती हैं, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन होती है। फॉरेस्ट से CO2, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड होती है। एग्रीकल्चर से CO2, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। वेस्ट से जितना भी वेस्ट जनरेट होता है, वो जो लैंडफिल में जाता है या जो ऑर्गेनिक जो डिके होता है, उससे हमारा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड CFC रिलीज होते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमारे सारे सिंथेटिक SF6, C4, CFC, C2F सारे वो भी हो रहे हैं, एज वेल एज CO2, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड भी हो रहे हैं। तो ये एक क्लैरिटी लाता है हमारा कि किस तरह से हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स इन GHGs को एटमॉस्फेयर में इमिट कर रहे हैं, और ये GHGs एटमॉस्फेयर में जाके क्या करती हैं, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उस एब्जॉर्प्शन के कारण क्या हो रहा है, हमारा अर्थ का सरफेस टेम्परेचर एज वेल एज ओशियन सरफेस, लैंड एंड ओशियन दोनों की सरफेसेस का टेम्परेचर इनहेंस हो रहा है, और वो टेम्परेचर इनहेंस पैटर्न से हमारे वेदर पैटर्न जो हो रहे हैं, नॉर्मल वेदर पैटर्न्स वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उनमें उसका एक उदाहरण है क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का बढ़ना। इसी के बाद एक और वर्ड यूज होता है लैंड यूज चेंजेस। क्यों? क्योंकि देखिए ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन जो है अर्थ की बढ़ रही है, किसी कंट्री में बहुत ज्यादा है, किसी कंट्री में तो इट्स नेगेटिव, पिरामिड उल्टा है उनका, लेकिन फिर भी ओवरऑल इट इज इंक्रीजिंग। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी एज वेल एज रेजिडेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन को हम रिप्लेस कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड या अर्बन सेक्टर से हाउस बिल्ड करने के लिए, और इस लैंड यूज चेंजेस का भी अपना कंट्रीब्यूशन है इन GHG इमिशन। अब डिफॉरेस्टेशन जो एक एक्टिविटी है, आई हैव टोल्ड यू कि डिफॉरेस्टेशन तो है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन में भी हर एक डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट का डिफरेंट पोटेंशियल है। जैसे कि आप देखो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, बोरियल ड्राई जहाँ पे आइस से कवर होते हैं, वो रीजन के कूल टेम्परेट ड्राई फॉरेस्ट। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिक्वेस्टर्ड रहती है प्लांट की बॉडी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो बायोमास ऑर्गेनिक कार्बन बिल्डअप करती हैं सॉइल। तो आप देखो ये जो है टॉप सॉइल में एंड सब सॉइल में सबसे ज्यादा जो हमारा कार्बन प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिक्वेस्टर्ड है, दैट इज इन ट्रॉपिकल वेट एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट सॉइल में, और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में, और सबसे ज्यादा बिलो ग्राउंड है बोरियल मॉइस्ट फॉरेस्ट। तो इट मीन्स अगर, और साथ ही साथ अब इन फॉरेस्ट को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो इनका रीजनरेशन कैपेसिटी भी बहुत वेरिएबल होती है। तो इससे क्या होता है, उनका जो टर्नओवर टाइम है, कि टेरेस्ट्रियल कार्बन पूल्स का जो टर्नओवर टाइम है वो वेरी करता है। वेरी मीन्स जो फिक्स हुई है वो वापस अगर निकली वहां से तो दोबारा वापस फिक्स होने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आप देखो कि टुंड्रा फॉरेस्ट का टर्नओवर टाइम सबसे स्लोएस्ट टर्नओवर है, मींस ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे एक तो लाइट बहुत कम है और उसको वेजिटेशन पीरियड को बहुत कम टाइम मिलता है, तो यहाँ का सबसे, लेकिन सबसे कम टाइम टर्नओवर, फास्टेस्ट टर्नओवर कहाँ हो रहा है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल सवाना या ग्रासलैंड फॉरेस्ट में। क्रॉपलैंड्स का भी 22.1 है, क्योंकि हमें पता है जितनी जल्दी हम क्रॉप्स लगाते हैं फिर उनको लेके दूसरी क्रॉप से रिप्लेस, तो यहाँ टर्नओवर फास्टेस्ट। बट जिन इकोसिस्टम में स्लोएस्ट टर्नओवर है, अगर वहां का हम कार्बन बैलेंस डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ का वेजिटेशन डिस्टर्ब करते हैं, तो वहां पे उनका रिस्टैब्लिशमेंट बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं वनरेबिलिटी वर्ड, कि हर एक इकोसिस्टम की वनरेबिलिटी भी क्लाइमेट चेंज के लिए वेरिएबल है। कुछ इकोसिस्टम ज्यादा वनरेबल है, कुछ कम वनरेबल है। तो ये एक एक्टिविटी है, और थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करता है डिटेल में वो बताएंगे। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, क्योंकि अब जब हम क्लाइमेट पॉलिसी की बात आती है हमें पता है IPCC इज देयर और डिफरेंट कंट्रीज उसके सिग्नेटरीज हैं, तो वो सब आप सबने सुना है कि सब बात करते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। जो क्लाइमेट फंड्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्लाइमेट फाइनेंस की, क्योंकि वो मेजर इमिटर्स हैं। तो इसके लिए जो आपको, चाइना इज द मेजर इमिटर, सबसे ज्यादा चाइना करता है, USA करता है, देन यूरोपियन यूनियन करता है। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इमिटर ऑफ GHG, ग्लोबल GHG, जो ग्लोबली GHG इमिशन हो रहा है। इंडिया इमिट करता है 6.5%।
अब इंडिया में भी जो इमिट होता है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है एनर्जी सेक्टर का है। हमारे ही जितने भी थर्मल पावर प्लांट या जिन एक्टिविटीज के थ्रू हम पावर जनरेशन कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा, वो भी बताया ही था आपको, फॉलोड बाय इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री, देन वेस्ट जनरेशन। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो 18% है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन हमारी सबसे ज्यादा हाई है। उनका जो एंट्रिक फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो मेजर, और एंट्रिक फर्मेंटेशन से मीथेन इमिशन होता है, तो दैट इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 56%। उसके बाद हम जो एग्रीकल्चर सॉइल्स को डिस्टर्ब करते हैं वहां पे 23% है। राइस जिन मेथड से हम कल्टीवेट करते हैं वो 18% है। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग 2% है। और मैन्योर को हम जो लाइफ स्टॉक के थ्रू जो मैन्योर जनरेट होता है, आप लोग सब कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप सबने सुना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते, जैसे यूरिया, डीएपी, ये सब नहीं यूज होके वहां रिकमेंड किया जाता है कि मैन्योर को यूज, खाद जिसको आप लोग कहते हैं गोबर की खाद, उसको यूज किया जाए, वो मैन्योर होता है। बट वो मैन्योर के मैनेजमेंट प्रोसेस से भी जीएचजी इमिशन होता है। जैसे ये आपको पता है कि जो सॉइल होता है, सॉइल के अंदर आपने देखा होगा जिस सॉइल के अंदर ज्यादा ह्यूमस होता है या जो डार्क कलर की सॉइल्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं दे आर मोर फर्टाइल सॉइल, है ना, एज कम्पेयर टू दो सॉइल जिसमें सैंड कंटेंट ज्यादा होता है। अब जहाँ पे जो फर्टाइल सॉइल्स होती है, जहाँ पे जिसके अंदर वो ह्यूमस या ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है, वो क्या है, कार्बनी है। तो उस सॉइल्स में आपको पता है जिसको कहते हैं टीलेज प्रैक्टिस, जैसे हल जोतना, हल जोतते थे जब खेत को प्रिपेयर करते हैं फार्मर्स, तो हल चलाना या फिर ट्रैक्टर से जुताई करना, जुताई वाली जो एक्टिविटी है उससे क्या होता है, हम मिट्टी को खुदाई करते हैं तो मिट्टी में एरिएशन क्रिएट करते हैं कि उसके अंदर हवा जाएगी, हवा पानी मिट्टी में जाएगा। लेकिन हवा के जाने से मिट्टी में क्या होता है, जो कार्बन मिट्टी के अंदर होती है हवा के कांटेक्ट में आने से वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है जब हवा के कांटेक्ट में आई। और वही कंडीशन में वही मिट्टी जब पानी से ढकी होती है, जब हम लोग चावल की जो खेती होती है, आप सबने देखा कन्वेंशनल तरीका, उसमें क्या होता है कि जो पौध का ट्रांसप्लांटेशन के बाद बहुत समय तक चावल के खेत में पानी को भर के छोड़ दिया जाता है, ताकि वो कंडीशन क्या होती है, उससे एनारोबिक कंडीशन मींस ऑक्सीजन लेवल वहां बहुत कम हो जाते हैं, वो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है सॉइल में वो रिड्यूस हो जाती है और मीथेन फॉर्म में इमिट होती है। इसलिए राइस फील्ड से कौन सी गैस इमिट होती है, मीथेन फील्ड। और नॉर्मल एग्रीकल्चर सॉइल से कौन सी इमिट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। और लाइफ स्टॉक से कौन सी होती है, हमारी मीथेन होती है। मैन्योर से हमारी नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और मीथेन भी होती है। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग से हमारी नाइट्रस ऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं मीथेन के एग्रीकल्चर सेक्टर में। मैंने आपको बताया रूमिनेंट्स जो होते हैं जिनको जो की फीड करते हैं ग्रासेस के ऊपर, उनके एंट्रिक फर्मेंटेशन प्रोसेस से मीथेन रिलीज होता है। राइस से, क्योंकि इस तरीके से जब राइस कल्टीवेट किया जाता है तो वो मीथेन इमिशन करता है। इसीलिए आजकल जब हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात करते हैं तो आजकल नई पद्धतियां आई हैं राइस को कल्टीवेट करने की, जिसको हम लोग कहते हैं एरोबिक राइस कल्टीवेशन या फिर सिस्टमैटिक राइस इंटेंसिफिकेशन। उसमें क्या होता है, खेतों में पानी भर के राइस नहीं उगाया जाता है, वहां पे जब जरूरत होती है तभी पानी उगाया जाता है। उस तरह की खेती को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस, क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस फॉर राइस कल्टीवेशन। फिर मैन्योर मैनेजमेंट, खाद को जैसे अगर ओपन में छोड़ दिया जाता है तो इससे आप सबने सुना होगा अमोनिया तो रिलीज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, और फिर रेजिड्यू बर्निंग की प्रैक्टिस से होता है। और एक और जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जितना फार्मर्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे यूरिया आपने सुना होगा, यूरिया वगैरह फार्मर्स जो होते हैं फील्ड में देते हैं कि उसकी फसल की उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए। तो फार्मर का पहले ये मिसकॉन्सेप्शन था कि वो जितना ज्यादा यूरिया देंगे उनकी पैदावार उतनी होगी। बट होता क्या है, जब वो यूरिया अप्लाई करते हैं तो वो सारी यूरिया क्या है, नाइट्रोजन सोर्स है, तो वो सारी नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते, उसका सिर्फ हार्डली वो 46% रहता है। नेक्स्ट जो होता है वो वोलेटिलाइज होकर एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर चला जाता है, या फिर वो सॉइल के थ्रू लीच आउट, जब पानी देते हैं तो लीच आउट होकर नाइट्रेट के फॉर्म में वो रिवर्स में चला जाता है रन ऑफ के थ्रू। तो नाइट्रस ऑक्साइड का सोर्स क्या हो गया, जब एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं फार्मर, ये आप देखो यूरिया अप्लाई कर रहे हैं
मैन्योर भी हो गया, और देन क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग भी हो गया, और सॉइल के अंदर भी जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मीन्स जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में, हम सबको पता है हमारी बॉडी, वी आर ऑर्गेनिक फॉर्म, जितना भी हमारे अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स किससे बनते हैं, नाइट्रोजन से ही बनते हैं ना, तो वो नाइट्रोजन भी वहां पे जो ऑर्गेनिक फॉर्म होगी वो ऑक्साइड होकर नाइट्रस ऑक्साइड में करनी, तो इसलिए ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जो नाइट्रस ऑक्साइड के डिफरेंट सोर्सेज हैं ये हैं। अब लाइफ स्टॉक की बात मैंने आपको बताया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वी आर एट द पोजीशन 1 विद रिस्पेक्ट टू कैटल पॉपुलेशन। हमारे यहाँ 210 मिलियन कैटल्स हैं। बफेलो के कॉन्टेक्स्ट में वी हैव 111 मिलियन बफेलो, 67% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है। हम रैंक 1 है फॉर गोट्स, 154 मिलियन गोट्स हैं। रैंक 2 है फॉर शिप, 74 मिलियन शिप्स हैं, एंड रैंक 5th है फॉर चिकन, दैट इज 866 मिलियन चिकन पॉपुलेशन है हमारी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का डेटा है यूएनएफओपी साइट से। तो ये जो लाइफ स्टॉक्स है मैंने आपको बताया, दे इमिट अराउंड 14.5% ऑफ वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। उसके अलावा ये 83% जो फार्म लैंड है उसका 83% फार्म लैंड को कवर करते हैं। 34% क्रॉप जो ग्रोन होती है इनके फीड के लिए होती हैं, और 50% वाटर कंजप्शन, फ्रेश वाटर सप्लाई को कंज्यूम करते हैं। इनका की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर यूसेज है, लैंड यूसेज है, एंड कार्बन इमिशंस है। और अराउंड 2000 to 8000 गैलन्स ऑफ वाटर जो होता है वो, अभी बीफ वाली चीज को बाद में बताएंगे। तो आप ये देखो हमें पता है कि लाइफ स्टॉक की कुछ फॉर्म को मीट प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री इंडस्ट्री जो चिकन प्रोडक्शन होता है, देन पोर्क होता है, then mutton and beef. These are the different forms of meat which are used, humans are using for their consumption. But in different form of meat के production में different amount of water consumption भी associated होता है on 1 pound of meat के हिसाब से। आप देखो सबसे कम जो consumption of water है वो चिकन में है, सबसे ज्यादा बीफ के consumption में। अब जब हम ये बात करें तो इससे पहले एक चीज मुझे आपको समझाने की जरूरत है, जिसको हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है क्लाइमेट चेंज स्टडीज के साथ या क्लाइमेट चेंज लिटरेसी में हमें जानकारी होनी चाहिए, दैट इज कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या है कि वो कार्बन फुटप्रिंट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल अमाउंट ऑफ जीएचजी इमिशन विच इज एसोसिएटेड विद द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल और with the action or activities of the organization. For example, हम अपना भी कार्बन फुटप्रिंट निकाल सकते हैं कि हम क्या प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, हमारी कितनी वी विल से इको फ्रेंडली लाइफ है। उन प्रैक्टिसेस के कारण हमारा या हमारी नॉन इको फ्रेंडली लाइफ है, हमारा कार्बन फुटप्रिंट क्या है। तो ये एक्टिविटीज के लिए भी निकल सकता है, पर्सन के लिए, पर्सन के एक्टिविटीज के लिए, एक्शंस के लिए निकल सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकल सकता है। तो कार्बन फुटप्रिंट जो है एक इंडिकेटर है जो आजकल यूज किया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी कितना जीएचजी इमिशन कॉज कर रही है। तो ये एक इंडिकेटर है कार्बन फुटप्रिंट, एंड इसके कारण ये डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट एक्टिविटीज का कार्बन फुटप्रिंट, जिस एक्टिविटी का कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है इट मींस वो ज्यादा जीएचजी इमिशन कर रही है, जिस एक्टिविटी का कार्बन फुटप्रिंट कम है इट मींस वो कम जीएचजी इमिशन कर रही है। अब जब ये हम इंडिकेटर ले रहे हैं तो इससे हम लोग जो लेमैन इंडिविजुअल्स के लिए कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी डाइट, हम जो डेली हम लोग घर में अराउंड 3 टाइम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, उसमें डिफरेंट ईटिंग कंपोनेंट्स लेते हैं। तो क्या हम ये कॉन्शियसली ले रहे हैं या जब बन रहा है तो ये कैसे है, आपको ये बताती हूँ कि हम उन एक्शंस के द्वारा थ्रू फूड कंजम्पशन आल्सो वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जीएचजी इमिशन। कैसे, आवर डाइट, हम क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं। आप ये देखिए कुछ फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिनके प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जीएचजी इमिशन होता है पर केजी ऑफ देयर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल लाइक जो लोग मीट ईटिंग करते हैं, मीट में भी डिफरेंट लाइक बीफ जो खाते हैं उनका सबसे ज्यादा जीएचजी इमिशन है, लैम एंड मटन का सबसे ज्यादा है। लेकिन आप देखो जैसे पोटैटोज, ऑनियन, फ्रूट, वेजिटेबल, सिट्रस, एप्पल्स, नट्स, इनका जीएचजी इमिशन जो है मेज, व्हीट, वाइन, इन सब का बहुत कम है। तो आप देखो जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनका उनके प्रोडक्शन के द्वारा, उनके कल्टीवेशन के दौरान जीएचजी इमिशन इज लेस एज कंपेयर टू द मीट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ये मीट में भी ये कंपेयर किया गया है।
डिफरेंट उसमें आप देखो, चिकन में भी एग्स भी कई लोग खाते हैं, एज वेल एज चिकन मीट भी खाते हैं, है ना। तो ये चिकन एग्स का है 42 पर प्रोटीन बेसिस पे है, पर ग्राम ऑफ प्रोटीन के बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है। देन पोर्क का 52 है, देन बीफ का 352 है। तो सबसे ज्यादा ये है गोट्स का 125 है, स्मॉल र्यूमिनेंट्स मीट का 189 है, देन कैटल मिल्क का जो मिल्क भी हम लेते हैं उसमें भी 84 है। और ये एक स्टडी है, इसमें आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि जो लोग जैसे बीफ भी खाते हैं, पोर्क भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, एग भी खाते हैं, डेयरी भी लेते हैं, प्लांट बेस्ड भी लेते हैं, उनका जीएचजी जो इमिशन है, कार्बन फुटप्रिंट जो है, दैट इज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू दो लोग जो सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट्स पे रहते हैं। तो एक स्टडी हुई है अराउंड 2014 में, ऑक्सफोर्ड की स्टडी है। उन्होंने कहा जो ब्रिटिश डाइट्स, जो मीट रिच डाइट्स थी, दे when eating more than 100 gram of meat per day per person, वो around 7.2 kg of carbon dioxide ज्यादा emit कर रहे थे as compared to those who were on vegan diet. Vegan diet वाले only 2.9 kg of CO2 emit कर रहे थे। तो क्या अब आजकल इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और नया आया है कि लोग प्लांट बेस्ड मीट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है ना। आप सबने सुना होगा कि प्लांट बेस्ड मीट भी अब मार्केट में आ गया, सिंथेटिक मीट। तो उसको प्रमोट करने के लिए जो एक्सक्यूजेस यूज किए जा रहे हैं कि प्लांट बेस्ड मीट जो होता है वो 41% लेस लैंड यूज करता है देन फिश फार्मिंग, 77% लेस लैंड यूज करता है देन पोल्ट्री, 82% लेस लैंड यूज है उसमें पिग फार्मिंग से लेके, 89% लेस लैंड है देन बीफ एंड डेयरी काउस को लेके, एंड 98% लेस लैंड है बीफ और बीफ हर्ड्स को लेके। तो दिस इंडिकेट कि प्लांट बेस्ड मीट प्रमोशन का ये कह रहे हैं कि उनको प्लांट बेस्ड मीट ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि उससे जीएचजी इमिशन कम होगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी फूड प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो होती है वो रिसोर्स रिक्वायरमेंट उनकी होती है, तो उसका पूरा हमें लाइफ साइकिल असेसमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर प्लांट बेस्ड मीट के लिए भी हम प्लांट्स को जो प्रोड्यूस करेंगे वो तो हम एग्रीकल्चर सॉइल्स के ऊपर, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए करेंगे, तो हो सकता है हम ये चेक करें कि हम सॉइल्स से कितना इमिट हो रहा है उस प्रोसेस के दौरान। तो इसका भी एक्चुअल लाइफ असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। So it is not कि plant-based meat will be a replacement for animal-based meat, and it will make them guilt-free that they are emitting less GHG. ठीक है। Next term आता है हमारा food wastage. That is very important कि it's very unconsciously people are doing food wastage. अब food wastage भी food system के different sector, जैसे food system क्या होता है? Food system वो सारी एक्टिविटीज हैं जिनके कारण हमारी प्लेट में फूड आया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चपाती भी खा रहे हैं तो उस चपाती के फूड सिस्टम का कंपोनेंट वो फार्मर भी है जिसके खेत में उसने, फार्मर से पहले वो संस्थान है जिसने बीज खाद वो सब मुहैया करवाया फार्मर को, वो फार्मर है जिसने बीज बोया, वो फार्मर है जिसने उसको हार्वेस्ट करके आस पास की मंडी में पहुंचाया, फिर उस मंडी से होलसेल मार्केट में लाने वाला वो ऑर्गेनाइजेशन है, फिर होलसेल से रिटेल में, फिर डिफरेंट चक्की में जाने वाला, फिर हम जो रिटेल से खरीद के लेकर आए आटा और फिर रोटी, तो वो सारे उसके फूड कंपोनेंट के फूड सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। अब फूड सिस्टम की प्रोडक्शन फेज में, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, ट्रांसपोर्टेशन फेज में, डिफरेंट फेजेस में बहुत अमाउंट का फूड जो होता है वो वेस्ट हो रहा है। तो ग्लोबली जो ग्रेन का क्रॉप प्रोडक्शन है वो अराउंड, ये सिर्फ एक क्रॉप्स को लेके, ग्रेन प्रोड्यूसिंग क्रॉप को मान लो 2700 मिलियन टन प्रोड्यूस हुई, उसमें से 36% तो एनिमल्स को फीड करने के लिए गई, 47% टू फीड द पीपल, 5% फॉर पीपल एंड 12% फॉर अदर, ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसका 1/3 जो है ऑफ द फूड प्रोड्यूस इज लॉस्ट, ठीक है, उसका ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन या नॉन यूजेस के लिए। और अगर हम जब फूड वेस्टेज को इंक्लूड करें ना, तो अभी मैंने आपको जो डाटा दिया था कि चाइना इज अ मेजर एमिटर एंड फॉलोड बाय यूएसए, देन यूरोप एंड देन फोर्थ इज इंडिया। अगर फूड वेस्टेज कहें तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा, और दो इट रिप्रेजेंट द 3rd कंट्री विद रिस्पेक्ट टू द जीएचजी इमिशन। और ये बताया गया इन 2017 में जो ग्लोबल फूड वेस्ट जो रिजल्ट कॉज करता है 9.3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट GHG emission, which is equivalent to the combined of USA and European Union in the same. और this is जो 6% ऑफ ग्लोबल GHG emission है वो फूड लॉसेस एंड वेस्ट से होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन और कंज्यूमर वेस्ट है उसको लॉसेस कहते हैं, जो ईडेबल होता है उसको वेस्ट कहते हैं। तो फूड प्रोडक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 26% ऑफ ग्लोबल GHG गैस इमिशन। अब इसमें भी इट्स
question just to check out whether how individually we are contributing to food waste. So I am just sharing a resource. ये एक वेबसाइट है www.polygroup.com. इन्होंने एक कैलकुलेटर दिया है, ऑनलाइन कैलकुलेटर है ना, जो आप जिसके थ्रू आप अपनी हाउस की फूड वेस्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो। और जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो एक तरह से हम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं कि कहाँ हम फूड वेस्टेज कर रहे हैं, और उसके बाद हम उस कैलकुलेटर के वैल्यू को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम अपना इंडिविजुअल हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने फूड वेस्ट को डाउन लाने में। जब हम कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने फूड वेस्ट को डाउन लाएंगे, तो ऑब्वियसली वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द bringing the GHG emission which is taking place from food wastage, and hence we are indirectly contributing to the those steps which are trying to bring down the pace of climate change which is taking place. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो है आपको बताऊं कि हमें पता है कि अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं, है ना। उसमें से हम उनको अपनी कन्वीनियंस के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी जो है उनको एक टाइम चाहिए होता है अपने आप को रीजनरेट करने के, है ना। जैसे सॉइल्स भी हैं, अगर उस पर लगातार आप कुछ उगाते चले जाओ तो उसका न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो जाते हैं पूरे, एंड वो उसकी कैपेसिटी नहीं हो पाती कि वो प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करे, तो हमें उसमें खाद डालना पड़ता है। तो इसी तरह से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं उनकी रीजनरेशन कैपेसिटी है, और ये जितने भी रिसोर्सेज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हमें अवेलेबल हैं उनको हम लोग कहते हैं अर्थ की बायो कैपेसिटी। और वो बायो कैपेसिटी ही हमारी हर तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। मींस इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल दे रही है, फूड प्रोडक्शन कर रही है, जिससे हम अपनी डे टू डे लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के बढ़ने से साथ ही साथ हमारा अनकॉन्शियस यूटिलाइजेशन से क्या हो रहा है, वो रिसोर्सेज को जो रीजनरेशन का टाइम था वो कम मिल रहा है। आप इसको और अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है महीने के पूरे महीना चलाने के लिए, हम लोगों को सैलरी मिलती है। अब वो सैलरी हमें पूरे महीने के लिए मिलती है, लेकिन अगर मान लो उस सैलरी को हमने प्लान तरीके से नहीं खर्च किया तो हो सकता है हमारी 15 दिन में ही सैलरी खत्म हो जाए और 15 दिन के लिए हमें किसी और से उधार लेना पड़े। तो हम 15 दिन हमने उधारी पे जिए, तो फिर नेक्स्ट आने वाले महीने में हमें फिर से तकलीफों का सहायता। तो इसी तरह से क्या हो रहा है, हम अपने रिसोर्सेज को नॉन जुडिशियसली यूज कर रहे हैं, और इस तरह से उसके बेसिस पे हमारा कि हम अर्थ के रिसोर्सेज को कितने दिन में, फॉर एग्जाम्पल इस साल का जो हमारा कोटा है वो हम अगस्त 2 तक ही अवेलेबल है। अगर हमने उसको कोई प्रैक्टिसेस ऑप्ट नहीं करी कि हम अपने रिसोर्सेज को जुडिशियसली नहीं करें, तो आप सोचो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो महीना है वो हम लोग क्रेडिट पे, मतलब आने वाली जनरेशन से क्रेडिट पे ले रहे हैं। तो हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ की फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, हाउ वी विल डू दैट? So this is that ये एक अर्थ ओवरशूट डे का कॉन्सेप्ट भी है। You can go to that site and you can calculate your own carbon footprint and the activities. You can also become a member of this campaign, and आप इस कैंपेन का जब मेंबर बनेंगे तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किन एक्टिविटीज के थ्रू आप अर्थ ओवरशूट डे को आगे मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं करते, तो अगर हम फूड वेस्टेज को रोकते हैं, तो इसमें ये है कि अगर फूड लॉस और फूड वेस्ट को रोकते हैं, प्लांट बेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं हम लोग, और इको फ्रेंडली ऑप्शंस को, तो हम 32 डेज मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगस्त 2 है तो 32 दो तो आप मतलब सितंबर 4 तक उसको अवेलेबल करवा पाएंगे। तो इस तरह से आप अर्थ ओवरशूट डे मूव करने में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, आजकल एक फैशन सा हो गया है कि हम लोग इम्पोर्टेड फूड खाएं, है ना, या फिर फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स खाएं, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम इससे इनडायरेक्टली अपना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। उसके बजाय अगर हम लोकल और सीजनल फूड खाएंगे, ठीक है, और लोकल फूड सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, तो इस तरह से क्या है, एक तो हम लोग अपना न्यूट्रिशियस फूड लेंगे, उसकी न्यूट्रिएंट पोटेंशियल ज्यादा होता है, हम लोकल फार्मिंग कम्युनिटी को सस्टेन करेंगे, साथ ही साथ हम अपना कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस करेंगे। दूसरा तरीका है हमारा डाइट डाइवर्सिफिकेशन का। डाइट डाइवर्सिफिकेशन मीन्स हम सभी की आदत सी हो गई है कि चावल, गेहूं और दूध, दही और सब्जियां खाने की ना हमारी।
तो ये एक सिर्फ डेटा है कि फॉर एग्जांपल अराउंड 400,000 प्लांट स्पीसीज अवेलेबल है प्लैनेट अर्थ पे, बट उसमें से ओनली 200,000 आर इडेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 50% ही है। और उसमें से भी सिर्फ 6,000 को हम यूज करते हैं एज ए फूड। ओवरऑल ग्लोब की मैं जब बात कर रही हूँ, उसमें से 150 क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट किया गया है, कल्टिवेटेड और सिग्निफिकेंट। उसमें से भी 3 क्रॉप्स ही डोमिनेंट है, राइस, व्हीट एंड मेज। आप बताइए, तो ये कितना मतलब अनसस्टेनेबल हमने अपना कंजम्पशन पैटर्न्स को कर रखा है। तो इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी जो मिलेट, दिस इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी है, एंड उन्होंने बताया है कि हम लोगों को मिलेट्स को अपनी डाइट का पार्ट बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो मिलेट्स का जो न्यूट्रिएंट पोटेंशियल है, इट इज मोर एज कम्पेयर टू सीरियल क्रॉप। दूसरा, मिलेट्स आर मोर क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप, ये लो वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स हैं और उनका क्लाइमेट रेजिलिएंट भी है, हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकती हैं। एंड दिस इज जस्ट ए कंपैरेटिव कि ये डिफरेंट टाइप के मिलेट्स हैं। इंडिया में बहुत तरह की डाइवर्सिटी की मिलेट्स मिलती हैं और इनका प्रोटीन कंटेंट आप देखो, एज कंपेयर टू मेज, व्हीट एंड राइस, इट इज एज इक्विवेलेंट टू मेज, व्हीट एंड राइस से तो बहुत ज्यादा ही है, बट इट इज इक्विवेलेंट टू से मेज एंड व्हीट, but again it is rich in calcium and minerals. So in this way we can have we can try to incorporate it in our diet also. So at last I will end up with this slide that you can see ये जो ह्यूमन एंड नेचुरल इन्फ्लुएंस है ग्लोबल टेम्परेचर पे। आप इस ग्राफ में देखो, जो नेचुरल ड्राइवर्स हैं वो येलो लाइन से है 1880 से लेके 2020 तक। तो इनका जो इन्हेंसमेंट, इनके कारण जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। बट वहीं आप ह्यूमन ड्राइवर्स को देखो तो आप रेड कलर का एरो जो है वो ज्यादा हो रहा है और जो ऑब्जर्व्ड है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ड्राइवर्स जो है ह्यूमन प्लस एंथ्रोपोजेनिक के कारण जब कंबाइंड होके आ रहा है तो वो मैच कर रहा है। ह्यूमन ड्राइवर्स में इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस कहा है, लैंड कवर्स, जो एयर पोल्यूशन है, एरोसोल, ओजोन, ये सारा है। नेचुरल ड्राइवर्स में वॉल्केनिक, सोलर एक्टिविटी एंड ऑर्बिटल मोशन। इन सबको जो मैंने आपसे डिस्कस की, ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके साथ ही अभी यूएन चीफ ने कहा कि अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं लिटरेसी में ग्लोबल वार्मिंग में क्या अंतर है, क्लाइमेट चेंज टर्मिनोलॉजी हमें कहाँ यूज होनी चाहिए, क्या कॉजेज हैं। लेकिन अब तो ग्लोबल वार्मिंग का भी एरा खत्म हो गया, अब तो एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग शुरू हो गया है। ठीक है, नाउ तो इट इज द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड हमें उन्होंने अपनी गटरेस में एम्फेसाइज किया कि नाउ वी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स nationally as well as individually to contribute something to bring down this, to change the scenario. So this is with respect to my talk and मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। और अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं शेयर करना बंद करूँ? ठीक है। जी मैम। लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट पूरे लोग सुनते रहे। कमेंट से पता चलता है कि प्रेजेंटेशन कितना अच्छा और लोग कितने जमे हुए हैं अभी तक। पूरे के पूरे लोग जो 160 के करीब में। मैं नम्रता से रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, कुछ मेरे यहाँ भी पर्सनल आए हुए हैं जो मैंने आपको भेजा। आपने चैट बॉक्स से भी कुछ लिया है, QA से भी लिया है, आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस आए होंगे। तो मुझे लग रहा है कि आधे घंटे में हम उसको शायद कवर कर पाए। जी, नम्रता, sure, ओवर sir. टू यू। जी। Right, sir. और अगर किसी और के भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। जी। मैम, पहला क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यू टॉक्ड अबाउट 2 other gases which also play a major role in climate change. What is the percentage of both and what are the source of production? मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा 56%, 60% के करीब करता है। उसके बाद मीथेन का कंट्रीब्यूशन है, देन नाइट्रस ऑक्साइड का है। परसेंटेज मैं अगर ऐसे बिना देखे बोलूंगी तो हो सकता है गलत हो जाएगा, लेकिन ये प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से अजीत जी यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगी और वो एक स्लाइड में था, तो आप वहां से चेक कर लीजिए कि क्या। और सोर्सेज भी मैंने बताए, ऐसे देखिए डिफरेंट सेक्टर वाइज भी मैंने बताया था आपको कि एनर्जी सेक्टर कौन सी गैसेस कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर कौन सा कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन सा कंट्रीब्यूट करता है।
और उसके अलावा कुछ सेक्टर्स को, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को मैंने डिटेल में लिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि सारे सेक्टर्स को डिटेल में लिया जाए। इट इज जस्ट इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए था। तो आप वहाँ पे मैंने सब कौन सा सेक्टर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें भी सेक्टर वाइज किस कंट्री, जैसे एनर्जी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का 18% था, इंडस्ट्री का 16% था। इंडस्ट्री से हमारी बहुत नेचुरल, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, साथ ही साथ सिंथेटिक GHGs भी वो इमिट करते हैं। तो ये सारा मैंने उसमें बताया हुआ है। और ये प्रेजेंटेशन आदित्य आप बता दें सबको कि वो शायद अवेलेबल रहेगा, तो वहां से लोग देख सकते हैं उस चीज को ना। ओके बहुत मैम नेक्स्ट लोगों ने वैसे रिक्वेस्ट किया है मैम उसके लिए, PPT के लिए, अगर हाँ। काट छाट के अवेलेबल है बहुत वहां लोगों तो को। है ही, वहां तो है ही सही। जी फिर भी जी मैं कोशिश करूंगी अगर जी कुछ चेंजेस करके जी मैं कर पाऊँ। ठीक है। मैम किसी ने पूछा है व्हाट इज कार्बन शेड, इज इट लिंक्ड विद क्लाइमेट चेंज? कार्बन शेड, या इट इज अ कॉन्सेप्ट, बट मेरी एक और नेक्स्ट क्लास भी है, वो जब हम इम्पैक्ट्स की बात करेंगे तो मैं इसको वहां पे डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसको नेक्स्ट उसमें मैम मैं क्वेश्चंस एज इट इज पढ़ रही हूँ। तो किसी का क्वेश्चन है, द प्रेजेंटेशन यू प्रेजेंटेड दैट आफ्टर 1990 disasters have gone down, is that a good sign? 1990, no, it has been gone down for some time, but now you will see that the number of disasters have increased. I have told you from 2000, उसके बाद भी मैंने स्लाइड बनाया था 2000 से 2020 के बीच में जो 2 decades का डेटा दिखाया है। तो आप देखो कि जो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट थे उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, और कितने कंट्रीज जो है उसको एक्सपोज हो रहे हैं, 2 या 3 क्लाइमेटिक एक्सट्रीम से पर एनम। और साथ ही साथ अराउंड 60% ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज वर एक्सपोज टू दिस क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट। सो दिस इज द वेरिएशन। इफ एक्चुअली आप इस चीज के लिए ना लें कि हम इससे खुश रहें या वो हो, इट इज द सिनेरियो। जो डेटा है ये हमें ये दिखाता है कि सिंस हम ये इवेंट यूज कर रहे हैं क्लाइमेट लिटरेसी, तो वी शुड बी अवेयर कि हमारे इंडिविजुअल एक्शंस क्या हो सकते हैं जिससे कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज में जो फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको, उनके कंट्रीब्यूशन को कम कर सकें। मेरे ख्याल से ये यहाँ का ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का। Ma'am, next question is, if we have so many stars in the galaxy, why do we get energy only from the sun? ये तो भगवान जी से ही पूछना पड़ेगा। एक्चुअली ब्रह्मांड को उन्होंने ही बनाया है, पृथ्वी पे तो हमें उन्होंने ही भेजा है, तो अभी तो हमारे पास वही स्टार है। तो प्लीज, बट अच्छा क्वेश्चन था, पर मैं शायद सुटेबल पर्सन नहीं हूँ। कोई फिजिसिस्ट है ना, वो आपको सही जवाब दे पाएगा। सॉरी, ये फिजिक्स वाले लोग इस पे काम करते हैं, वो मजाक के तौर पे आप उसको ना लें। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट। ये फिजिक्स के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं ना, जो सन के ऊपर काम करते हैं, वो जरूर आपको इसका सही जवाब देंगे। Ma'am, किसी का क्वेश्चन है, आई थिंक दे आर अ बिट कंफ्यूज्ड, earthquake is due to climate change or global warming? क्या कह रहे हैं? Question is, earthquake is due to climate change or global warming? None of the above. Not, it is neither due to climate change or it is neither due to global warming. It is a natural phenomena, and it is taking place when, because we know that whole Earth का जो terrestrial mass है वो कुछ plates पे divided है, और वो जो plates होती हैं वो constantly move करती रहती हैं। तो ये जो इनको हम लोग कहते हैं continental drift और continental shifts जो होते हैं, तो जब वो plates आपस में टकराती हैं या जहाँ पे oceanic floor spread होता है, तो उस रीजंस के कारण अर्थक्वेक आता है। ना तो क्लाइमेट चेंज का रीजन है, ना ग्लोबल वार्मिंग है, वो एक नेचुरल फिनोमेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जयपुर में आए भूकंप के साथ तेज गड़गड़ाहट की आवाज जलवायु परिवर्तन का कारण है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि अर्थक्वेक का जलवायु परिवर्तन से कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है साइंटिफिकली।
अर्थक्वेक इज अ डिफरेंट फिनोमेना, जियोलॉजिकल फिनोमेना है, और उसमें जो साउंड्स आते हैं, इट मे बी कि वो जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं, साउंड एनर्जी ही रिलीज होता है प्रोसेसेस के कारण, तो इट मे बी अ डिफरेंट फैक्टर, मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। So ma'am, next question is, as energy use is the major reason for CO2 emission, so can you please tell the measures that tell about how energy use impacts the climate change? Yes. Actually, मैंने आपको वो एक pictorial, it's a very good question. Yes, since through my presentation, I have tried to show you the facts that the energy sector is the major contributor of GHG emissions, और उसमें भी जो है CO2 and nitrous oxide के लिए, है ना, CO2 basically, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में जो थर्मल पावर बेस्ड पावर प्लांट थे, इसमें भी वो प्रोसेस है कि हमें पता है कि हमारे यहाँ जितना भी एनर्जी जनरेशन हो रहा है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है, और उन थर्मल पावर प्लांट्स में कोल क्या है, इट्स अ फॉसिल फ्यूल, है ना। तो जब हम कोल को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज, जो उसके अंदर जो कार्बन होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो टर्बाइंस को रेगुलेट करता है, एनर्जी तो जनरेट होता है, लेकिन साथ ही साथ वो CO2 उसमें से इमिट होता है बहुत अमाउंट का। तो इस तरह के जो हमारे फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन प्रोसेसेस हैं, either it is based on natural gas, either it is based on coal, or either it is based on petroleum or diesel, कोई भी sources जो होंगे उससे हमारा GHG emission हो गई। अब इसी के लिए जो रिप्लेसमेंट आया है nowadays, हमारे कंट्री ने भी उसमें काफी कंट्रीब्यूशन किया है, दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस करना। तो जिसमें सोलर एनर्जी, सोलर पैनल बेस्ड एनर्जी जनरेशन हो रहा है। तो इंडिया ने भी कुछ कमिट किया है कि अराउंड आई थिंक 220 गीगावाट तक हम एनर्जी जनरेशन जो होगा अपना उसको शिफ्ट करेंगे। तो इसीलिए आजकल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेशन वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और एटलीस्ट उसका एक्सपेंशन भी हो रहा है। इट इज जस्ट, ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, साथ ही साथ एक और नया जो दूसरा है कि जो न्यूक्लियर सोर्स, न्यूक्लियर पावर बेस्ड एनर्जी जो होती है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड समवेयर, अगर वो सेफ, पूरी सेफ्टी के साथ हो, so it is also in comparison to fossil fuel based energy sources contribute less to the climate. Question is, can you please tell some good website on environment and ecology to get engagement, to engage on practical level other than our theoretical engagement? मैंने आपको आज 2-3 साइट का बताया, जैसे एक अर्थ ओवरशूट डे वाली साइट है, तो वो तो इनफैक्ट आप उसमें रजिस्टर करके आप उसमें अपनी लोकेशन पे आप उसके मेंबर बन सकते हैं, और उसमें बहुत सारे मेजर्स दिए हुए हैं कि आप एज ए इंडिविजुअल कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, या अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो आप साइकिलिंग, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके उन्होंने ना उसमें बताया हुआ है। तो आप अर्थ ओवरशूट डे साइट को करिए, उसके मेंबर बनिए, और अपने रजिस्टर करके आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जी, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अर्थ ओवरशूट डे को मूव करने के लिए, एक वो है। फिर एक कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर वेबसाइट है ना, वहाँ पे भी आप अपना फुटप्रिंट कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट एक्टिविटीज के कारण, और उसके बाद आप अपने में इम्प्रूव या अपना लाइफस्टाइल को चेंजेस लाके अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो है। फिर मैंने आपको आज फूड वेस्टेज कैलकुलेटर का भी एक लिंक बताया, वहां पे भी आप अपनी फैमिली में आपका फूड वेस्टेज के थ्रू कितना कार्बन फुटप्रिंट है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, वो मेथड्स भी बताएंगे, तो आप उनको भी कर। Ma'am, next question is, eco-friendly products may help ecosystem and greenhouse and I mean reducing the greenhouse gases. How? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना इको फ्रेंडली, इसीलिए मैंने बोला कि हमें ना जब भी हम किसी भी इको फ्रेंडली ऑप्शंस की तरफ जाएं तो एटलीस्ट वी शुड स्टडी इट्स फुल लाइफ साइकिल। जैसे प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट को मैंने बताया ना, वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं आपको कि उसमें इतना लैंड कम होगा, इतना वो होगा, एंड आप कहें कि एनिमल बेस्ड मीट जो प्रोड्यूस कर रहे हो तो ज्यादा GHG इमिट कर रहे हैं, तो हम प्लांट बेस्ड पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। बट अगेन उसका भी ये है कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल असेसमेंट है ना, कि वो कौन सी प्रैक्टिसेस के थ्रू किन प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके मीट प्रोडक्शन के थ्रू वो कौन सी एनर्जी सोर्सेज ले रहा है, ये सारी नॉलेज होना भी जरूरी है हमें। Then it will give you an full scenario कि
कहाँ से हम किस इको ऐसे ही जैसे इको फ्रेंडली ऑप्शंस में आप सबसे हो कि जो एनर्जी वाला है, जैसे आजकल लोग तो हाउस लेवल पे भी सोलर पैनल्स लगा रहे हैं और अपना जो एनर्जी बिल है वो बहुत जीरो करके ला रहे हैं। सो इट इज अ वेरी गुड इको फ्रेंडली अप्रोच। आई विल सजेस्ट दैट एवरी हाउस दो जो उसको कर सकते हैं, दे शुड, जिनका अपना खुद का हाउस है, रेजिडेंशियल है, दे शुड गो फॉर दैट कि सोलर पैनल्स लगाएं और अपनी एनर्जी, घर की जो पावर रिक्वायरमेंट है वो सोलर पैनल से मिले। तो ऑब्वियसली आप अपनी अपनी आप कहें कि उसको एक टर्मिनोलॉजी होगी कि आपकी जो रिलायंस है पावर डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज पे कम होगी, उससे देश का भी जो लोड होगा वो कम होगा। दूसरा है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इको फ्रेंडली में ये भी आता है कि आप जैसे मेट्रो इज अ मोर इको फ्रेंडली एज कम्पेयर टू योर ओन कार, या कार पूलिंग करें, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि आप कार पूलिंग वाले ऑप्शंस पे जाएं, दैट इज एन ऑप्शन। देन आपका जैसे इको फ्रेंडली ऑप्शंस में आप जैसे पेपर बेस्ड बैग जैसे होता है ना कि पॉलिथीन ना यूज करें, आप लोग अपने या तो कपड़े का बैग लेके कैरी करें, छोटा सा या फोल्डेबल बैग, या फिर पेपर बैग का ऑप्शंस लें। So these are the different options. Yes, obviously, but before adopting any eco-friendly options, I will suggest please go through some literature on that also, है ना, कि वो कहीं पता चले, जैसे आपकी हैबिट बन जाए और कुछ दिनों के बाद आपको पता चले कि नहीं, तो ये आपका क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लूज करता है इन चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। देन किसी ने पूछा है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्री फार्मिंग प्लांटेशन एंड CO2 रिडक्शन, इज इट ओवर एम्फसाइज्ड? No, it is not overemphasized. I have already told you that trees sequester the carbon, but again, there are few precautions that should be taken care whenever we are recommending a tree plantation drive for, because what are the precautions? First of all, जब जिस किसी एरिया के लिए हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव को रिकमेंड करते हैं, एक तो हम वहाँ की नेटिव स्पीसीज लें उस रीजन की, ये नहीं कि हम कहीं और की बाहर से कोई स्पीसीज मिला के वहां लगा दें। तो क्या होता है कि वो इन्वेसिव स्पीसीज अगर गलती से हमने लगा दी तो वो लोकल स्पीसीज को कॉम्पिटिशन देगी और हमारी लोकल स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्लांट स्पीसीज डाइवर्सिटी थ्रेटेंड होगी। दूसरी बात होती है कि कई बार कुछ प्लांट स्पीसीज जो होते हैं वो कुछ सर्टेन VOCs इमिट करते हैं। VOCs फॉर एग्जांपल आप नींबू का पत्ता आप देखिए या लेमन ग्रास का, तो उसमें से एक सिट्रस सी स्मेल आती है। तो ये जो स्मेल्स होती है ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से कुछ प्लांट स्पीसीज जो होती हैं वो मोर VOC इमिटर्स होती हैं। तो हमारा क्या होता है, ये VOC इमिटर्स प्लांट को अगर हमने रोड ट्रैफिक के क्रॉस लगा दिया जहाँ पे उसको नॉक्स का सोर्सेज भी मिल रहा है और सनलाइट भी है, तो ये VOC और नॉक्स मिलके ओजोन दूसरा पॉल्यूशन क्रिएट कर देती हैं। तो एक साइंटिफिकली वैलिड रिकमेंडेशन चाहिए, बट ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स जो होती हैं वो भी एक प्लांट वे में करनी चाहिए, एंड इट शुड बी बाय यूजिंग मोर लोकल वेराइटीज एंड लोकल बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, बट इट इज रिकमेंडेड। Then the next question is, you have presented the अच्छा ये मैंने पढ़ लिया, sorry. Yeah, can you please talk about creating and managing carbon sinks? देखिए कार्बन सिंक्स तो है, आई हैव टोल्ड यू, कार्बन सिंक्स है आपका प्लांट्स, है ना, प्लांटेशन जो फॉरेस्ट है वो कार्बन सिंक है आपका, ठीक है ना। और उसके अलावा सॉइल्स भी कार्बन सिंक है आपका, ओके। देन आपका जितने भी फॉर एग्जांपल सोलर सिंक्स में तो प्लांट्स भी आते हैं, और ओशियन तो वो सिंक है, उसको तो हम क्रिएट नहीं कर सकते नेचुरली। हाँ, फिश जो होते हैं, जैसे जो लोग फिश कल्चर करते हैं, एक्वा कल्चर करते हैं, उसमें भी उन वाटर बॉडीज में भी वो भी एक कार्बन सिंक होता है एक तरह से। और जितना भी हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी लॉन्ग टर्म, मतलब जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री कॉम्बिनेशन आजकल रिप्रेजेंटेड है, मतलब रिकमेंडेड है कि आप ट्रीज के साथ क्रॉप्स लें। तो ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन को ज्यादा सिक्वेस्टर करते हैं, और इन बिटवीन द ट्रीज जो वो शेड कर देते हैं विंटर्स में भी, तो आप क्रॉप्स भी ले सकते हैं। तो आजकल ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस का लिंकेजेस हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में या फिर कार्बन सिंक्स क्रिएट करने में। और आजकल एक दो और भी टेक्नोलॉजीज आई हैं, हाँ, मतलब मैं आप इसको आप करो, जैसे एनर्जी के लिए बायोफ्यूल्स जो हैं, बायोफ्यूल्स को रिकमेंड किया गया है आजकल, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ब्लेंडेड मोड में बायोफ्यूल्स यूज करें।
तो आजकल फॉरेन कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी है कि वो जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको वो पंप करके उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी आई है. So that is the industrial scale technology. Means they are converting the atmospheric CO2 into a fuel. So this is a technology which is there. तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफी लिटरेचर्स अवेलेबल हैं. Next question is significance of bio-CNG in CO2 reduction. Bio-CNG is obviously it is less GHG emitter as compared to coal-based power plants. Okay, compressed natural gas. But bio-CNG is, I think, it is biogas. If you will say, then biogas will be the more less emitter as compared to. But again, compressed natural gas is a form of fossil fuel only. But again, its potential of GHG emission is very less as compared to the coal. So, Next question is, what are the remedial measures countries can take to combat climate change? there are different remedial measures countries ले रहे हैं. एक तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कोई भी मैनेजर होता है वो कैसे प्लान करता है किसी सिचुएशंस को. पहले तो सिचुएशन का एनालिसिस होता है ना, कहीं पे भी. तो कंट्रीज भी क्या हो रहे हैं, अपना हर एक कंट्री जो हो रहा है अपना सिचुएशनल एनालिसिस कर रहा है. सिचुएशन एनालिसिस क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि आपके डिफरेंट सेक्टर्स, अगर आप स्टेट वाइज कहें तो स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट एंड देन ब्लॉक्स है ना, ये सबसे यूनिट्स हमारी होती है. देन ब्लॉक्स के नीचे विलेजेस आते हैं. तो यहाँ पे हमारा वनरेबिलिटी असेसमेंट हो रहा है. वनरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है कि उन लोग हर एक उस ब्लॉक की क्या एक्सपोजर है उसको, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है. मीन्स क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट का एक्सपोजर कितना है वहां पे, और उस इम्पैक्ट को के इफेक्ट की सेंसिटिविटी कितनी है. सेंसिटिविटी डिपेंड करती है एडेप्टेशन कैपेसिटी पे. एडेप्टेशन कैपेसिटी दो तरीके से हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एडेप्टेशन कैपेसिटी भी हो सकती है और एक टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन कैपेसिटी भी हो सकती है. तो इस तरह से पहले सिचुएशनल एनालिसिस हो रहा है, मींस वनरेबिलिटी असेसमेंट हो रहा है. उसके बाद सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजीज क्या क्या है. फिर उस एरिया के लिए जो सुटेबल सॉल्यूशंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. ठीक है, तो ये एक वे फॉरवर्ड है इस तरह से क्लाइमेट चेंज को रेमेडियल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए. एंड थ्रू डेवलपिंग डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, इंडियन गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग देम at different levels. Ma'am, next question is, कृषि में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग से उत्पादन बढ़ता है, लेकिन उससे जलवायु परिवर्तन क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कैसे रोका जाए? इसको रोकने के लिए भी मैंने बताया ना, इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग डिफरेंट इंटरवेंशन. तो आप सबने सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में ना. गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च करी थी. अब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक फार्मर को अपना एक सॉइल हेल्थ कार्ड रखना है ना, और सॉइल टेस्ट करवाना है. तो सॉइल टेस्ट जब करवाता है फार्मर, तो टेस्टिंग एजेंसीज उसको उसके खेतों की जो मृदा है उसकी क्या गुणवत्ता है, मतलब उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट लेवल्स ऑलरेडी हैं, और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि वो क्या क्या क्रॉप्स लेता है वहां पे. तो उसके हिसाब से उसको एक रिकमेंड किया जाता है कि आपको अगर ये क्रॉप लेते हो तो आपको इतना फर्टिलाइजर और इतने टाइम पे ही डालना है, और उससे ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ज्यादा डालने से उल्टा उसको एक तो उसकी कॉस्ट भी लगेगी, उस पे उसका प्रॉफिट कम होगा, साथ ही साथ उसकी मिट्टी को भी नुकसान होगा. तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज अ वायबल सॉल्यूशन जो गवर्नमेंट अभी लेकर आई है, और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड मतलब सक्सेसफुली रन हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम जलवायु परिवर्तन के सकारात्मक बदलाव हेतु व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से सामाजिक सोच के बदलाव को कैसे दूर कर सकते हैं? दोबारा बताएं थोड़ा. जी, हम जलवायु परिवर्तन के सकारात्मक बदलाव हेतु व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से सामाजिक सोच को बदलाव को कैसे दूर कर सकते हैं?
ये तो देखिए इट्स डिफरेंट, मतलब आपको ये है कि अवेयरनेस जनरेट करें पहले तो लोग। एक होता है कि जब लोग अवेयर होंगे कि यस ये, और जब वो खुद प्रभावित होते हैं, है ना, जैसे हम सबसे बड़ा उदाहरण ले सकते हैं इसमें कोविड का, है ना, जैसे कोविड पैंडेमिक आया था। तो कोविड में लोगों को जब पता चला कि वो खुद प्रभावित होंगे, और फिर जब उनको बताया गया कि वैक्सीनेशन इज द वैक्सीनेशन तो बाद में आया, पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग आया, फिर हमें अपना पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, सैनिटाइज करके चलना है, इतने सारे मेजर्स बताए गए, तो लोगों ने फिर उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी किया। और उन्होंने ये भी देखा कि जो नहीं कर रहे थे देन उनको भी लाइफ लॉस भी हम लोगों ने बहुत देखा उस टाइम में। तो ये एक इसी तरह से क्लाइमेट चेंज जो है, ये हमारे डिफरेंट उसको मतलब सोशल लाइफ को भी डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सबने सुना कि अभी इस वक्त जो गर्मी में था हमारा दिल्ली का ही अगर हम बात करें तो दिल्ली में टेम्परेचर वाज वेरी हाई। तो इस तरह से ऑल ओवर इंडिया में भी डिफरेंट स्टेट्स में बहुत ज्यादा गर्मी लोगों ने महसूस करी, तो जो कि सामान्यतः नहीं ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए तो अब तो हम लोग सब विजिबली उसको डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे अब इतनी ज्यादा आप सोचो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम, इतनी ज्यादा रेनफॉल हो गई कि पहले भी रेनफॉल होता था, और इस सीजन में सब लोग टमाटो क्रॉप भी लेते थे फार्मर्स, लेकिन टमाटर की फसल को कभी इतना नुकसान नहीं हुआ। तो इस बार देखिए टमाटर की फसल सारे उसमें फार्मर्स की नुकसान हो गई, और हम सभी देख रहे हैं कि टमाटर के प्राइसेस क्या हैं। तो ये तो एक कॉमोडिटी का प्राइस राइज हुआ है, बट आने वाले टाइम में क्या होगा कि इस तरह के बहुत सारे कंबाइंडली जब इम्पैक्ट आएंगे तो हमारी डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट होगी। तो ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जो लोगों को, जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमें जैसे वाटर की, समर्स में जो होता है लोगों को पानी की इतनी दिक्कत हो जाती है। आपने चेन्नई का एग्जांपल देखा, वहां पे तो लोगों को वाटर स्ट्रेस को स्टेट घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से ये सारे हैं तरीके कि हम लोगों को इन सब से अवेयर कर सकते हैं। और जब हम अवेयर करते हैं तो लोग ऑब्वियसली सॉल्यूशंस पूछते हैं। तो सॉल्यूशंस जो हम कहें ना, तो वो जब लोग ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन सॉल्यूशन की सक्सेस मिलने के भी ज्यादा वी विल से चांसेस होते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जनमानस को पहले सबसे पहले अवेयर किया जाए, उनको विजुअली एक्सप्लेन किया जाए कि ये चीजें हो रही हैं। जब वो मानते हैं उसको, तब वो उसके सॉल्यूशंस की खुद ही उसके बारे में पूछते हैं, देन उनके सॉल्यूशंस को लेके हम उनको आगे बढ़ते हैं। तो बताओ। Question is, can we get daily data for climate change measurements? Please name some of good measurements for physical risk of climate change. If yes, please advise some reliable data source for it. देखिए, एक तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, सॉरी, शायद मैं समझाने में गलत रही होंगी कि आप बात कर रहे हैं कि डेली डेटा फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना। तो डेली डेटा की जब हम बात करते हैं तो वो क्लाइमेट नहीं होता, वो वेदर होता है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डे टू डे वेरिएशन है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, वो वेदर को रिप्रेजेंट करती है ना। बट अगर हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 30 ईयर्स का डेटा की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स, तब वो क्लाइमेट की बात होती है ना। और उसमें जो वेरिएबल, उसमें जो चेंजेस हैं, तब वो क्लाइमेट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो डेटा है, IMD इज द ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो सब जगह ये मॉनिटरिंग करती है। IMD के मॉनिटरिंग स्टेशन ऑल ओवर इंडिया लोकेटेड है, और वो पेड बेसिस पे ये लॉन्ग टर्म डेटा डिफरेंट लोकेशंस के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लोगों को जिनको स्टडीज करनी है। दूसरा, अगर आप डे टू डे अगर ग्लोबल लेवल पे देखना चाहते हैं, तो मैंने आपको मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी वाला CO2 लेवल्स कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि एवरेज CO2 लेवल्स एटमॉस्फेयर में कितने हैं। नोवा की वेबसाइट है, नेशनल एसोसिएशन फॉर ओशियनिक, नोवा की वेबसाइट, EPA की वेबसाइट है। तो ये सारी वेबसाइट हैं जो डिस्प्ले करती हैं डेटा ओपनली। Ma'am, ये last अब question मैं है. थोड़ा, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay. Is the usage of biofertilizers in agriculture contributing to climate change? No, it is not. Biofertilizer is an eco-friendly option, okay, and it's an organic option, and they are not contributing to climate change. In fact, they are reducing the reliance on inorganic fertilizers. So they are giving the negative feedback to the climate change.
Thank you so much, ma'am, for answering all the questions. Now I would like to invite Ajit sir for the formal vote of thanks. वेरी गुड नम्रता, बहुत आपने कायदे से प्रश्नों का बिल्कुल टाइमली और मैडम से ने भी बहुत संक्षिप्त में और बहुत सरल तरीके से प्रश्नों का उत्तर दिया. नाउ डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम हियर विथ a heart full of gratitude and immense pleasure as I extend my sincere thanks on behalf of all of you. Also, on behalf of Vishwa Kendra and Mewar Institute of Management, to Dr. Usha ma'am for gracing us with her enlightening lecture on the subject climate change and its causes. Ma'am, your presentation was nothing short of exceptional. Your profound knowledge and passion for the subject were evident through the session. You took us as an inspiring journey, unveiling the intricacies of climate system, and also you talked each and every aspects of this climate system, its causes also. और मैं एक तरह से कहूं तो आपने इन चीजों को इतनी बारीकियों से हमें समझाया है. जब जब आपके एक एक प्रेजेंटेशन होते थे तो हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से अद्भुत, अवेशम ऐसे शब्द आते थे. तो मुझे लग रहा था उन चीजों से मैं ये भी अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा था. मैं भी इतनी जानकारियां ले रहा था. जिस चीज को आप कभी एक मतलब अच्छे साइंटिस्ट के रूप में उसी चीज को आप प्रेजेंट कर रही थे, फिर एक लेमैन कैसे ब्रिक और उस प्रेजेंटेशन में कि एक लेमैन उन चीजों को समझे कि आखिर में अभी क्या सीन है. और एक एक चीजों को अगर मैं बात करूं, चाहे आपने क्लाइमेट के पूरे सिनेरियो की बात की, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, डिफरेंट गैसेस की बात की, वोल्केनिक एक्टिविटीज की बात की, जीएचजी की बात की, स्पेशली कार्बन की बात की, और कभी कभी आपने इन छोटी छोटी बातों में ह्यूमन को भी, एक ह्यूमन बीइंग को भी अपने आप को कैसे इस हेल्थ और इन चीजों पे अवेयर होकर कैसे काम करना है, आपके इस मुझे लग रहा है प्रेजेंटेशन के दौरान में हमने काफी कुछ सीखा है. सो वी एक्सप्रेस आवर हार्टफुल ग्रेटिट्यूड for sharing your time, expertise, and experience with us today. Your lecture has enriched our understanding and deepened our commitment to creating a sustainable and environmentally conscious future. और मुझे लग रहा है कि अब जब हम यहाँ अपने इस सेशन की समाप्ति कर रहे हैं, मुझे लग रहा है हम लोगों ने जो भी सीखा है, आपने जो भी हमें छोटे छोटे संदेश दिए हैं, शायद उन संदेशों को हम अपने साथ रखें तो हमारा आज का ये लेक्चर मैं समझूंगा कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा आपने हमें धन संचित करने के लिए दिया है, जिसको हम कैसे सदुपयोग करें इस ज्ञान को, ये शायद हमारे ऊपर निर्भर करता है. मैं फिर से एक बार विश्व केंद्र की तरफ से, सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से और अपने मेवाड़ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी प्रतिभागियों का भी, जो इतने समय तक 2 घंटे अपने सभी काम छोड़कर हमारे साथ एक ज्ञान अर्जन के लिए बैठे हुए और बीच बीच में हमेशा हमारा उत्साह वर्धन करते रहते हैं छोटे शब्दों से. तो मैं एक बार उन सभी प्रतिभागियों का, इसके साथ साथ विश्व केंद्र के अपने सभी कलीग का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाकर यहाँ बैठे हुए हैं. सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद. धन्यवाद मैम.